हम बात करें कोठारी कमीशन की। हमने बताया था कि कोठारी कमीशन रिलेट करो कोई बच्चा जरा, क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कनेक्ट करना जरा। वेरी नाइस। बेटा पेज नंबर 39। करें कनेक्ट। हमने एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी, लेकिन हमें कुछ फॉल्स दिखे थे, है ना। कोठारी कमीशन ने कहा कि जो आपकी एजुकेशन है ना, वो आज के टाइम से मतलब रियल लाइफ में एप्लीकेट नहीं हो रही, ठीक है ना। रियल लाइफ में अगर हम, आप इतने पीछे क्यों बैठे हो, आगे आ जाओ, इतनी सारी जगह है। नहीं, अगर कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आगे आना चाहते हो तो आ जाओ। इम्पॉर्टेंस की, जब एजुकेशन हमें पता है कि हमें हमारी मतलब हमें अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए, वेल एजुकेटेड बनाने के लिए, गुड बिहेवियर के लिए, मतलब हमारी होल सोल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ना। इवन हमारे परसेप्शंस के लिए भी, हम क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन, है ना। अब वो एजुकेशन में ना आप सिर्फ बुकिश नॉलेज, गोल ओरिएंटेड एजुकेशन की बात नहीं करेंगे। हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। बिहेवियर पैटर्न बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ प्लस माइनस करना या कोई ग्रामेटिकली कुछ लिख लेना, दैट इज़ नॉट एजुकेशन, है ना। तो वो एक पार्ट है एजुकेशन का, है ना, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का एक पार्ट है। लेकिन कोठारी कमीशन को लगा कि अब हम ये जो पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को गोल ओरिएंटेड में, हम जो पढ़ा रहे हैं एजुकेशन में बच्चों को, वो क्या कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा, एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं है, रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऐसा कोठारी को फील हुआ, कोठारी कमीशन को। एक कोई सिंगल बंदा नहीं है, दिस वाज द कमीशन, एजुकेशन कमीशन, राइट। और उन लोगों को, उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसा फील हुआ, एजुकेशनिस्ट को, कि ये एजुकेशन हम दे तो रहे हैं, लेकिन ये इनकी लाइफ में रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ हम कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं जो आजकल के एजुकेशन है। उनको ऐसा फील हुआ, तो ऐसा फील हुआ तो उन्हें लगा कुछ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। अब एजुकेशन क्यों होनी चाहिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये बात हुई थी हमारी कि प्रोडक्टिविटी हमें कैसे इंक्रीज करनी है, ठीक है। और एनकरेजिंग साइंस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन फैक्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सुना उसे मान लिया, विदाउट एनी फैक्ट हम बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था कि नींबू फ्लोट करता है या सिंक करता है, ठीक है। हम जितनी भी एक्टिविटीज़ देखते हैं, प्रोपगेशन ऑफ लाइट देखते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है ना लाइट, कुछ भी, तो वो पहले हमें साइंस की बुक्स में देखा है, पहले वो हमें उसको सिद्ध करके दिखाते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, टेक अ जार, ये वो, मतलब सारा ऐसा लिखा होता है ना कि एक जार लीजिए, इसमें ऐसे कीजिए, तो वो सब, ठीक है। फिर उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस की बात करी, उन्होंने बोला कि बच्चे को लिटरेसी, किस किस लिटरेसी होनी चाहिए। लिटरेसी मीन्स कि एटलीस्ट इस क्लास का बच्चा उसको ये सब आना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 आवर्स की बात कर दी, 3 आवर्स क्या होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और, उन्होंने किसकी बात करी थी, मतलब रीडिंग की बात करी थी और राइटिंग की बात करी थी, और हाँ क्या, स्पीकिंग बेटा, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिसन करते हैं, है ना। पहले सुनना सिखाते हैं बच्चों को, सबसे पहले जब क्लास में जाते हैं तो हम उसे लिखवाते नहीं है, वर्बल, है ना, ओरल चलता है, हम उसको कर करके दिखाते हैं। पहले वो सुनना सीखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसको रीड करता है, फिर राइट करना शुरू करता है ना। हमने लिटरेसी में सीखा कि एटलीस्ट इतने क्लास के बच्चे को इन शब्दों के मतलब पता होने चाहिए,
ठीक है, ये लैंग्वेज उनको आनी चाहिए, ये लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज भी फिक्स की होती है ना, हमारी कोई फर्स्ट क्लास से ही तो जर्मन, फ्रेंच या क्या नाम है संस्कृत, ये सब तीनों लैंग्वेज नहीं आती ना। हमारे यहाँ मोस्ट कॉमनली यही तीनों लैंग्वेज पढ़ाई जाती है थर्ड लैंग्वेज के उस पर, ठीक है। तो किसी भी करिकुलम में नहीं है स्टार्टिंग से 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, मात्रा वाले शब्द, धीरे 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 करके उसको ले जाया जाता है ना। तो ये लिटरेसी कि एटलीस्ट इतना आना चाहिए, राइट। न्यूमरेसी की बात करें, हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, 0, 1, 2, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको लिखना, पढ़ना, ये सब हम सिखाते हैं बच्चों को। ये सब हम सिखाते हैं बच्चों को, क्या सोच के सिखाते हैं कि बच्चों को इस एटलीस्ट इस कक्षा तक इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर सोशल सर्विस, ये सब बातें हो चुकी थी हमारी। अगर हम जूनियर कक्षाओं की बात करते हैं, हिंदी वाले बच्चे वही क्या बोलते हैं, कोठारी कमीशन ने स्मॉल क्लासेस के लिए क्या बोला था, जूनियर यानी कि 1 to 5 के लिए, ठीक है। 1 to 5 के लिए उन्होंने क्या बोला था कि पढ़ने लिखने और गणित के बारे में साधारण जानकारी, साधारण वही मैंने आपको बताई है, एग्जाम्पल दे दिया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूलभूत जानकारी, है ना। हमें हेल्थ पढ़ाई जाती है, पर्सनल हाइजीन पढ़ाई जाती है ना, वी शुड वॉश आवर हैंड्स, है ना, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है ना, आफ्टर एंड बिफोर मील। और हमें पढ़ाया जाता है कि टेक ब्रश ट्वाइस अ डे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, बड़े बच्चों को तो ऐसी कोई कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ठीक। नेल्स कट करके रखने हैं, ये सारी बातें कौन सी कक्षाओं में सिखाई जाती है, प्राइमरी क्लासेस में, ठीक है। बच्चों को करंट मार रहा है, ठीक है। बच्चों को सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक, गुड मॉर्निंग सर, सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में, वही सोशल के बारे में जानकारी देना, ठीक है। मतलब ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। हिंदी वाले बच्चे आप लोगों को सब समझ में आया ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आया, वैसे ही हमारा डिस्कस हो चुका था, ठीक है। अगर हम अदर एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसमें क्या था कि ये क्या करता है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, दिस इज द वे टू सोशल एंड नेशनल यूनिटी, ठीक है। बेटा सोशल और नेशनल यूनिटी की बात क्या करते हैं कि ये रिलेशन किसके बीच में बना देता है, एजुकेशन। जब हम नेशनल कनेक्टिविटी हमारी कैसे होती है, ठीक है, हम पूरे अपने डाइवर्स सोसाइटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं यूपी के बारे में, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसका एरिया कितना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इतनी पॉपुलेशन क्या है, कहाँ पे कौन था, कहाँ पे क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट अगर कोई पूछे आपकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के बारे में पूछे, मतलब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री मतलब होती है हमारे पेरेंट्स, फैमिली चार्ट, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में ना पता हो तो हमें कैसा लगेगा, हमें क्या लगता है कि मतलब इतनी अपने घर के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसी तरीके से हम इंडियंस हैं, हम जहाँ पे रहते हैं हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो नेशनल कनेक्टिविटी के लिए अभी कोई बोल दे तमिलनाडु, कहेंगे ये क्या होता है, बाहर है। छोटा बच्चा क्या पूछता है, जब छोटा सा बच्चा होता है उसको नहीं पता कि विच इज कंट्री और विच इज स्टेट, है ना। तो अगर आप बोलेंगे बॉम्बे या मुंबई या कैलकाटा, कोई भी स्टेट बोल दीजिए, तो वो कहेगा मम्मा ये कंट्री है, ठीक है। वो आपसे या मैम ये कंट्री है क्या है, उसको नहीं पता ना, उसको सिर्फ क्या पता है जहां पे वो रहता है। उसको ये भी नहीं पता होगा कि अभी ये हम, किसी बच्चे को पता होगा हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की इस जगह में रहते हैं, किसी बच्चे को अभी ये नहीं पता होगा, उसको पूछो तो वो गएगा घर में। इट्स ऑल्सो माई एक्सपीरियंस। मैंने किसी बच्चे से पूछा था, छोटा सा ही था, बेटा आप कहाँ रहते हो, ही रिप्लाइड घर में। मैंने कहा राइट। अब वो क्या बताएगा, उसको क्या पता कि हम कौन सी जगह पे रहते हैं, नहीं पता होगा, बच्चों को नहीं पता होता। पापा कहाँ रहते हैं, ऑफिस में। पापा क्या करते हैं, ऑफिस। अब ऑफिस में क्या करते हैं नहीं पता। धीरे धीरे इन वोकैबुलरीज को
ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अभी मैं आपसे पूछ लूं, किसी भी बच्चे से पूछ लूं कि जी हम अभी तो जैसे आपको पता है, मैंने पूछ लिया अच्छा देवभूमि कौन सी है, स्पाइस लैंड ऑफ इंडिया कौन है, भारत का स्वर्ग कौन है, ये तो पता ही होगा। खैर, मंदिरों का स्टेट राज्य किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें अब हम हो गई ना, गोल हो गई ना, ठीक है। बादलों का घर किसे कहा जाता है, कुछ तो बता दो। हिमालय, ओ सॉरी मेघालय, ठीक है। तो जन्नत किसे कहा जाता है, कश्मीर को, ठीक है। स्पाइस लैंड ऑफ इंडिया केरला, ठीक है। टेम्पल के लिए कर्नाटका, ठीक है। और उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा कर्नाटका फेमस है कि वहाँ पे बहुत सारे चोला डायनेस्टीज में बहुत सारे टेम्पल डेवलप हुए थे, ठीक है, बहुत बनाए गए हैं और बहुत सुंदर है ना, मदुरई ये सारे, और उनके ऊपर बहुत बड़े मतलब हम अभी तो हमारे जो बन रहे हैं वो प्लेन उससे बन रहे हैं ना, अभी हम देखते हैं तो प्लेन बने होते हैं और थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें हमें अच्छा बेसिकली किस ये कनेक्टिविज्म क्या है, क्यों बता रहे हैं, हमें टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है। नाउ द आर्किटेक्चर इज व्हाट, फ्लोर वाइज घर बन रहे हैं, ठीक है। सामने से फ्रंट को स्ट्रेट दिखाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट दिखाते हैं, प्लेन दिखाते हैं, कलर बहुत ज़्यादा ना, बाहर टाइल्स लगाते हैं जल्दी से, और अगर लगाते भी हैं तो वो कैसी मैट फिनिश लगा रहे हैं, है ना। एक टाइम पे घर के आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें किससे जोड़ता है कि पहले आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या हुआ करता था हमारा, अब क्या हो गया है, प्लेन्स पे क्या होता है, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, कनेक्टिविज्म के लिए। हम कहीं जाएं और हमें पता ही ना हो कि ये कौन सी जगह है, हमें कैसे पता चलेगा, ये सब चीज़ें हम कैसे पता करते हैं। अभी हमें कोई डेजर्ट एरिया में छोड़ दे, हमें नहीं पता, हम सपोज सो रहे हैं और हम वहाँ उतर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा खुद को कनेक्ट, पहली बात तो एजुकेटेड हैं, पढ़ पाएंगे तो समझ पाएंगे, लेकिन हम उसको मान लो वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है तो भी हम कैसे समझेंगे, थोड़ा बहुत हम उधर की डेजर्ट तो देखते ही समझ जाएंगे कि भाई हम हैं तो किसी डेजर्ट एरिया में, कहाँ हैं वो बाद में पता चलेगा, बट हाँ अगर दूर दूर तक रेत दिख रहा है, कोई सऊदी अरब ले जाके तो छोड़ेगा नहीं, हमें पता ही है हमारा डेजर्ट राजस्थान है, ठीक है, हमें वहीं कहीं छोड़ा गया होगा, ठीक। या हमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा हम नॉर्थ साइड में हैं कहीं ना कहीं, है ना, प्लेन्स पे हैं, तो हम अंदाजा लगाएंगे कि हम किधर हैं, कोस्टल एरिया, क्योंकि हमें पता है, हम कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो सोशल यूनिटी है यही प्रोडक्टिविटी देती है, कैसे देती है, ठीक है। ओवर एकेडमिक नेचर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन को खत्म कर देगा, ठीक है, डिफेक्ट करेगा एंशिएंट एजुकेशन विद क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स बिटवीन वर्क एंड स्टडी, ठीक है। जो भी डिफेक्ट्स हमारे पिछली स्टडीज में, पिछले करिकुलम में थे, उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इट विल प्रोवाइड इंसाइट टू द स्टूडेंट्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड दे विल लर्न टू वर्क हार्ड, कॉन्सिक्वेंटली द नेशनल प्रोडक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। मैंने आपको बताया था वी आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, हम खुद एक रिसोर्स हैं, ये जो जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, ह्यूमन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मैनमेड रिसोर्सेज होते हैं, हम रिसोर्सेज को अगर कैटेगराइज करें तो वी आर डिवाइडिंग रिसोर्सेज इनटू 3 पार्ट्स। साधन को 3 साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन संसाधन हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो नेचुरल हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं सोर्सेस, और एक कौन से हैं, मैनमेड है, ये सब हमें मैनमेड दिख रहा है, ये बुक्स एवरीथिंग इज मैनमेड, और इन सबको लाने वाला कौन है, वी आर ह्यूमन, ठीक है, वी ह्यूमन आर देयर, तो वी ऑटोमेटिकली आर रिसोर्स, ठीक है। हम ही क्या करते हैं, इकोनॉमी बढ़ाते हैं, हम ही क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, तो वी आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। तो वो बात कर रहे हैं कि अगर एक रिसोर्स को जिसको आप तैयार कर रहे हो, अगर वो कहते हैं ना, एक बच्चा कल का नागरिक है, भारत का भविष्य है,
भविष्य कैसे होगा भाई? जब वो पढ़ेगा, जब वो एजुकेटेड होगा, तभी तो वो भविष्य होगा, तभी तो वो कुछ पार्टिसिपेट करेगा। अदरवाइज वो क्या पार्टिसिपेट करेगा? कुछ नहीं, बेकार है। ठीक, इट विल एंड द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, ये चीज किस में आएगी? ये इंपॉर्टेंट, मतलब जो उन्होंने ये पॉइंट्स डाले कि अब हम ये सारी चीजें ना ऐसे हेल्प करेंगी एजुकेशन को। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल वाला वर्क अलग होता है, पता है ना, जो दिमाग से काम करते हैं। अब अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हार्डवेयर से मैच करूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हार्डवेयर क्या करेगा? हार्डवेयर स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, बॉडी तैयार कर रहा है, पार्ट्स तैयार कर रहा है, बट उन पार्ट्स को कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, वो कौन तैयार कर रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो उसके अंदर कह लो दिमाग डाल रहा है कि हाउ विल यू ऑपरेट। इलेक्ट्रिसिटी, बॉडी, एवरीथिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? हार्डवेयर। ठीक है, और उसकी इंटेलेक्चुअल कौन प्रोवाइड कर रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये टुगेदर मिलकर के अलग अलग प्रोडक्टिविटी निकालेंगे। इट विल हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयमेंट, दे विल बी एबल टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन दी सोसाइटी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होगा, कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं, तभी हम सोसाइटी में एडजस्ट कर पाते हैं, राइट। ग्रेटेस्ट थिंग इज दैट द वर्क एक्सपीरियंस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द सोशल एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, इंटरकनेक्शन होता है यहाँ से वहाँ, वहाँ बिजनेस, सब ये पूरा ट्रेड। अब स्पाइसेस उगते हैं केरला में, बट मिलते हमको भी हैं यहाँ पर। ठीक है ना, कई सारी चीजें। अब हम यहाँ पे ना तो हम अखरोट उगा रहे, ना हम आलमंड्स ला रहे, ना हम कैश्यूज ला रहे, कुछ हम यहाँ पे नहीं कर रहे, बट हमें मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ये सब इंटरकनेक्टिविटी है ना। ठीक है, अब वोकलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन, अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन वही 6 से 8 तक, छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के छात्र, उनमें क्या कह रहे हैं? बच्चों को विभिन्न विषयों में मूलभूत तथ्यों, सिद्धांतों, कौशलों कौशलों का ज्ञान, मतलब कि उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उन स्किल्ड, अब आपको स्किल सिखाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा है 6th क्लास ऑनवर्ड्स आपके पास एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं बच्चे। एक लैंग्वेज आ जाती है, कोई म्यूजिक वगैरह स्टार्टिंग से होता है, बच्चों का गेम्स पीरियड होता है छोटे बच्चों का, लेकिन 6 ऑनवर्ड्स उनको वो सारी चीजें उनकी क्या होने लग जाती हैं? उनको मार्क्स मिलने लग जाते हैं। छोटे बच्चों को अगर हम म्यूजिक की क्लास में, उनकी होती है म्यूजिक की, डांस की क्लासेस होती हैं, उनको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 से 5वीं तक के कक्षा को नहीं सिखाया जाता, लेकिन उनके लिए कुछ रिटर्न नहीं होता। ठीक है, धीरे धीरे ये रिटर्न में बदलने लग जाता है, फाइल्स बनने लग जाती हैं। ठीक है, उनको स्किल्ड सिखाया जाता है। स्किल्ड मतलब कि अगर वो इसको सीख रहे हैं, अच्छा उनका क्या मतलब है छठी कक्षा से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाने का, एग्रीकल्चरिंग सिखाने का क्या मतलब है? क्योंकि वो वोकल एजुकेशन दे रहे हैं। स्किल्ड, कैसी? स्किल्ड एजुकेशन। आपको इंस्ट्रूमेंटल में लेके जाते हैं, कोई बच्चा तबला बजा रहा है, आगे जाके वो उसमें चला गया है, मतलब उनका एक फील्ड, जो भी उसका इंटरेस्ट हो वो आगे जाके बन जाती है। चूज करने को चॉइस मिलती है ना, जबरदस्ती उठा के तो टीचर नहीं भर देता। इवन गेम में भी आपको चॉइस मिलती है ना। आपके हमारे स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, पर क्या सारे स्पोर्ट्स सारे बच्चे खेलते हैं? कोई बच्चा वॉलीबॉल में जा रहा है, कोई बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, कोई बच्चा खो खो खेल रहा है, कोई बच्चा रेस कर रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई बच्चा कबड्डी में जा रहा है, कोई कराटे कर रहा है ना। जो स्कूल में, कोई स्विमिंग में गया है ना। तो ये सारी चीजें किस में प्रोवाइड होती हैं? स्किल में। ठीक है, वोकल एजुकेशन में। एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, भाई सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम, तो वही आ जाओ। अब डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लाइफस्टाइल है। अगर उन्हीं को, अब अगर हम पूरे इंडिया में, अगर आप पैन इंडिया में रोम करोगे ना बच्चे, तो हमें सब हमारे जैसे ही दिखेंगे, रिजेंबल्स। इतना फर्क नहीं दिखेगा। अगर पहले हम जाते तो राजस्थान में अगर हम चले जाते तो सिर्फ हमें कैसे दिखते, वहां का पर्टिकुलर जो अटायर है उसी में दिखते। बट अब अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो बच्चे आपके जैसे, हमारे जैसे, हम सबके जैसे सारी वियरिंग्स है। पहले तो नहीं पहने जाते थे वहां पे, सूट वगैरह नहीं पहने जाते थे। हरियाणा की अलग ड्रेस है, एक बहुत हेवी सा घाघरा है, शर्ट है, ठीक है, और
चुन्नी है वही सब पहनते थे। लेकिन अब दूसरे तरीके के कपड़े, सब तरीके के कपड़े हर जगह पहने जाते हैं, हर तरीके के, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो सूट हो, मिडीज हो, एवरीथिंग। पर ये एक जगह का कल्चर तो नहीं है, ठीक, एक जगह का तो नहीं है। कुछ कहीं से उठ के आया, कुछ कहीं से उठ के आया, सब लाइफस्टाइल मैच हो गया, मतलब मिक्सअप हो गया है। हम सब कुछ, हम अपना ही ट्रेडिशनल खाना तो नहीं खाते, हर चीजें ट्राई करते हैं, सब बनती है। ये सब क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है। क्यों? एजुकेशन की वजह से। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं ना, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि यहाँ का स्पेशल व्यंजन, क्लोथ्स पढ़ाते हैं ना, सब कुछ स्टार्टिंग में बेसिक जानकारियाँ देते हैं ना, कि वो बच्चे देख के पहचानते हैं कि अच्छा ये राजस्थान का है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। मैच करवाते हैं ना हम, क्लोथ्स अटायर मैच करवाते हैं, फेस्टिवल्स पढ़ाते हैं, व्यंजन पढ़ाते हैं, जीके में पढ़ाते हैं, और फेमस डिशेस पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। तब जाके अभी आपके पास खुद की भी तो कोई वोकैब होगी। अच्छा, जैसे ही मैं बोलूंगी दाल बाटी चूरमा, आप सबके दिमाग में आ जाएगा कि जी ये राजस्थान में कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ा होगा क्या। अब मैं छोटे से एक प्री प्राइमरी के बच्चे को, अगर वो राजस्थान से नहीं है, मैं जाके बोल दूं दाल बाटी चूरमा, तो वो क्या करेगा? उसको कुछ नहीं पता। कुछ पता है? अब हम क्या खाते हैं, जो हम बिरयानी खाते हैं, वैसे तो दो तरीके की होती है, वेज नॉन वेज, लेकिन जो मतलब हम वेज की बात करें, अगर मान लो ये जो भी कल्चर आया है, तो ये कहाँ से आया है? पर्शिया से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए इंडिया में, इब्न बतूता, मार्को पोलो, ये वो दुनिया भर के ट्रैवलर्स आए, ठीक है, मेगास्थीन्स। ये सब जब आए बेटा, अपने साथ अपना टाइप ऑफ फूड लेकर के आए, कल्चर लेकर के आए। इन्होंने क्या किया, उस डिश को हमारे स्पाइसेस यूज करके बनाया, ठीक है, कुछ को उसमें वेजिटेबल्स डाल दी, वो अब हम उनको उसी स्टाइल में बनाते। अगर हमें कोई डोसा खिलाए, ठीक है, और वो डोसा कैसा हो, सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो, हमें पागल है, ऐसे बनता है डोसा। हम जो चाइनीज खाते हैं, दिस इज काइंड ऑफ इंडियन काइंड ऑफ चाइनीज। एक्चुअल वाला चाइनीज अलग ही होता है, उसमें कुछ स्पाइस नहीं, वो टेस्ट हमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हर फूड का अपना अपना टेस्ट था, ठीक है। अब हम सब क्या, हमें पता है कि एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, पता है, ये फेमस बात है। और कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ द लैंड फॉर्म। अब यहाँ पे ज्योग्राफी आ जाएगी सारी, ये सब हमने पढ़ा है, यही तो कनेक्टिविटी है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। मैं सोचूं कि आई एम लिविंग इन द हिमालयाज, मतलब हम कैसे रीजन में रह रहे हैं, माउंटेन रीजन में रह रहे हैं, जो कंपैरेटिवली यहाँ से ज्यादा ठंडे होते हैं, एंड आई एम वियरिंग कॉटन क्लोथ्स देयर। Is that possible to wear every time cotton clothes there? No. BEds, JBD students, first year. Okay. क्लास के बारे में नहीं पता था बेटा, आज आए हो, फर्स्ट क्लास है? हाँ, मेरी फर्स्ट क्लास सबकी है, आई थिंक, है ना? ओके। अभी हम कोठारी कमीशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन ली थी कभी? ऑनलाइन क्लासेस ली थी। अच्छा, अभी हम कोठारी कमीशन कर रहे हैं। कोठारी कमीशन में अभी हम वोकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वोकल एजुकेशन की बात कर चुके हैं हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, हाउ वी कनेक्ट आवर इंडिया, ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफिकल रीजंस है बच्चे, ठीक है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, यहां से भी डाइवर्सिटी उठ के आती है, ठीक है। फूड कि जो हम फूड खाते हैं वो डिफरेंट होता है, एवरीवेयर इज डिफरेंट, है ना। अगर हम कोस्टल एरियाज में जाएंगे, दे मोस्ट प्रोबेबली फीड ऑन दी फिशेस, ठीक है। कोस्टल एरिया में हमारी फूड हैबिट्स होती क्यों हैं ऐसी, हमारी क्या, किसी की भी, ह्यूमन बीइंग की, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, तो एनिमल्स की भी जो भी फूड हैबिट है, व्हाई, ऑल बिकॉज ऑफ द लैंड फॉर्म, ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब मैं सोचूं कि जी नहीं, मैं तो अब इंटीग्रेशन है तो हर चीज हर जगह मिल रही है,
लेकिन मोस्ट अगर वहां की स्टेपल डाइट कहें, स्टेपल डाइट का मतलब होता है कि जो हम सब अधिकतर मात्रा में खाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बिहार चले जाएं, ठीक है, तो बिहार या बंगाल चले जाएं तो वहां पे क्या चावल और मछली ये सब ज्यादा खाया जाता है। क्यों खाया जाता है? किससे जुड़े हुए? कोस्ट से जुड़े हुए, ठीक है, रिवर है, वहां पे ये फूड की सबसे ज्यादा राइस की प्रोडक्शन होती है। बिहार बहुत बड़ा बिग ट्रेडर है राइस का, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी। वहां की जो लैंड फॉर्म है, पहली बात प्लेन्स है वो, वैसे तो बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राइस की प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम इनमें भी कंपैरिजन कर लें तो बिहार आ जाता है। एम्पल ऑफ वाटर है, ठीक है, राइस को क्या चाहिए, पैडीज को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, वहां पे बहुत सारा पानी है, वहां की मिट्टी ऐसी है इसलिए उगता है, ठीक। अब वो फूड क्या होता है, इधर उधर पहुंचाया जाता है, ठीक है, कनेक्टिविटी के थ्रू। मैंने लाइफस्टाइल में बात कर दी आपके क्लोथ्स की, ठीक है, क्लोथ्स हमारे डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं और हम डिफरेंटली एवरी टाइम वेयर करते हैं। अभी हम यहाँ पे भी अगर थीम कोई क्रिएट करते हैं, हम वैसे ऐसा कब देखते हैं, मैरिजेस में देखते हैं, ठीक है ना, जब हम कोई थीम ट्रेडिशनल लाते हैं तो कोई ट्रेडिशंस में कैसे पहनते हैं ना, तो ये सब कैसे है। अगर हम दिल्ली में ही देखें, अभी हम इस क्लासरूम में देखें बेटा, अगर हम इस क्लासरूम में देखें तो अलग अलग स्टेट से हर बच्चा आया होगा, ठीक है, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते होंगे। तो ये सारा कल्चर, ये जो डाइवर्सिटी है, जब ये इंटीग्रेट होती है तब अपना एजुकेशन कहती है कि ये इंटीग्रेशन, ये कनेक्टिविटी कैसे बनी है, थ्रू एजुकेशन। हम यहाँ पे नहीं मिल रहे, आप किसी फॉर्मल एजुकेशन में नहीं बैठे हो, ठीक है, हम यहाँ पे नहीं मिल रहे, कभी भी नहीं मिल रहे हैं, अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी नहीं जा रहे, तो क्या हमें डाइवर्स नेचर के बारे में पता चलेगा? हम जब इंटरेक्शन करते हैं सोसाइटी से तभी हमें पता चलता है। हम अपनी सोसाइटीज में मैनी फेस्टिवल्स देखते हैं। अभी हमें हमारे पड़ोसी, कोई सिख हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई कुछ हो, तो हमें पता चलता है कि वो जब हमसे आके इंटरेक्ट करते हैं, लो जी ऐसे, तब हमें पता चलता है ये फेस्टिवल ऐसे मनाया जाता है, हमारा फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है उनको पता चलता है, ठीक है। और यही हमें स्कूल में एक साथ पढ़ाया जाता है। क्लियर माय पॉइंट? सबको क्लियर है कि कैसे प्ले कर रही है? तो ये बात किसने कही थी? कोठारी कमीशन ने कही थी कि हमें अपने इंडिया की डाइवर्स नेचर से बच्चों को जोड़ना है। इससे पहले की स्टडीज बुक्स ऐसे नहीं थी, ठीक है। अभी आपने देखा एनईपी 2020 आई है बच्चे, उससे पहले एजुकेशन कैसी थी? बेस्ड ऑन टीचर, और अब जो क्लासेस होंगी वो स्टूडेंट्स के नहीं बच्चे, हम लोगों ने भी टीचर सेंटर नहीं पढ़ा। मैम एनईपी जो है उसमें चाइल्ड सेंटर्ड है और पहले वाली जो थी वो टीचर सेंटर्ड थी मोस्टली, और उसमें एनईपी 2020 से पहले एनईपी जो हमारी है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड थी। अभी एनईपी 2020 सभी स्कूल्स में नहीं रन हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है सब में, बट धीरे धीरे एप्लीकेबल कोई प्लान क्रिएट होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना अलग अलग डेट, ठीक है, कि कब बना, 1985 की एनईपी बनी, कब बना, इस दिन बना, ठीक है। एप्लीकेबल कब से हुआ वो हम तब मानेंगे जब सब स्कूल्स में लागू हो जाएगी। केवीएस ने अपना ली, अब ये स्टेट बोर्ड्स भी अपना रहे हैं। केवीएस ने अपना ली, उनकी बुक्स चेंज हो गई, हमारी एनसीईआरटीज चेंज हुई। आपने देखा ड्रास्टिक, पेरेंट्स को लगा कि जी स्कूल चेंज कर रहा है बार बार बुक्स, चाहे वो हमारी एनसीईआरटीज हो, चाहे वो हमारी प्राइवेट बुक्स हो, ठीक है। लेकिन स्कूल को लगा पता नहीं स्कूल क्या हो गया है, टीचर्स को बार बार बुक चेंज कर दे रहे हैं। एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुआ। ड्रास्टिकली मतलब पहले हमारी मैथ्स की बुक इतनी मोटी थी 8th क्लास की, अब इतनी सी रह गई है, उसमें काफी कुछ कट कर दिया है। कई सारी चीजें जो 8th में पढ़ाई जाती थी वो उठा करके सीधा 10th में डाल दी हैं, ठीक है। तो बच्चे ये एजुकेशन कमिटी बार बार उसकी प्रोडक्टिविटी देख करके कुछ टाइम के बाद चेंजेस कर देती है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हमारी इससे पहले वाली एनईपी भी बात करती है।
ये एनईपी 2020 ये तो बात पुरानी हो गई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अब तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पहले से नहीं है, हमारे टाइम पे भी नहीं थी। ठीक है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि टीचर आई, अपना लेक्चर दिया, आपसे कोई मतलब नहीं, चले गए। क्या आप लोग ऐसे पढ़े हो? ऐसे पढ़े हो? आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किए, आपने वो एक्टिविटीज नहीं की जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट था? सिर्फ बनाने को मिली थी एक्टिविटीज, या आपका इन्वॉल्वमेंट खुद का भी था, सर्वेस थे, और टीचर्स क्या सिर्फ अपनी अपनी बात कह के चली जाती थी, आपकी नहीं सुनती थी? टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है, जब हम एंशियंट टाइम में पढ़ते थे वहां पे टीचर्स का बिहेवियर बिल्कुल ऑटोक्रेटिक होता था। हमने मार खाई है, हमें टीचर्स मारते थे, आप पिटे हो टीचर्स से, ये बैन हो गया था। तो यहीं पे तो चाइल्ड सेंटर्ड आ गई। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या बात करती है कि ये समझ लो, दूसरी भाषा में या आसान भाषा में कहें तो बच्चा ही भगवान है। फॉर एवरीथिंग टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर बच्चा सीख रहा है, अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने बात करी है, बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे माहौल में सीख रहा है, वो क्यों नहीं लिख रहा, हर एक पर्टिकुलर थिंग पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्यों काम नहीं कर रहा। हम लोगों की भी पीटीएम, आप लोगों की पीटीएम होती थी, पेरेंट्स को बुलाया जाता था, बताया जाता था यहाँ इस वीक एरिया में बच्चा वीक है, इसको इस तरीके से बुलाया जाएगा, ये क्लासेस दी जाएंगी, रिमीडियल्स दी जाएंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, ऐसे पढ़ाया जाएगा। तो दैट इज नॉट टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड मीन्स कि भैया मैंने पढ़ा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, दोबारा लेक्चर नहीं मिलेगा, मैंने तो पढ़ा दिया, और आप अपनी बात भी नहीं रख सकते थे। ठीक है, आपकी बात सुनी जा रही है, आपकी बात को अमल किया जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, तो टीचर सेंटर्ड कहां से हुई? चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम। अब हमारा जो कॉमन स्कूल सिस्टम है, दो टाइप्स के स्कूल होते हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन होती है जहां पे हमें कैसी मतलब फ्री कॉस्ट कह दिया जाता है, और केवीज जो होते हैं बेटा, वहां पे वो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि उसमें आपसे फी नहीं ली जाती, एक नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं। और ये एमसीडीज वाले होते हैं, इसमें भी लिए जाते हैं, बट वो इतने नॉमिनल होते हैं कि हम उसको फ्री कर देते हैं। और जो केवीज वगैरह होते हैं उसमें 1000 1500 यहाँ तक ऐसे जाते हैं पैसे। ठीक है, तो लेकिन ये कौन से, इनको हम क्या मानते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ये। ठीक है, ये टोटली इनका जो भी स्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब्ड होगा, जो पब्लिक या प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो अगर एफिलेटेड भी हैं या बिना एफिलेशन के भी चल रहे हैं। वैसे बिना एफिलेशन के कोई स्कूल की मान्यता नहीं होती। ठीक है, एफिलेटेड जितने भी स्कूल्स होते हैं उनको सीबीएसई की नॉर्म्स को मानना पड़ता है। अगर वो बोर्ड स्कूल्स हैं, ठीक है, 5th तक हैं तो वो अपनी चलाते हैं, लेकिन फिर वो एडमिशन्स बड़े स्कूल्स जल्दी नहीं लेते। ठीक है, लेकिन अगर उनकी मान्यता है तो उनकी बुक जो डिज़ाइन होगी, उनका करिकुलम जो डिज़ाइन होगा, एज पर एनईपी, एज पर सीबीएसई डिसाइड होगा। ठीक है, आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, अगर आपके करिकुलम में डिसाइडेड है तो वो हर स्कूल को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द कमिटी, दैट इज द व्हाट, दैट इज एजुकेशन। आप किसी भी स्कूल से पढ़े हो, आपको बोर्ड के पेपर सेम देने होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड डिसाइड करता है, आईसीएसई बोर्ड डिसाइड करता है, जिस भी बोर्ड को आप ले रहे हो। ठीक है, पेपर एक स्ट्रक्चर का होता है। अभी सब स्कूल्स में, हाँ इससे पहले भी अभी सब स्कूल्स में क्या हो गया है कि आपको एमसीक्यूज का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, अगर हम लैंग्वेज पेपर देखें तो लैंग्वेज पेपर कैसा होता है बच्चे, बता सकता है कोई मुझे? आज के टाइम का लैंग्वेज पेपर, अगर हम लैंग्वेज पेपर की बात करें, लैंग्वेज पेपर बाइलिंगुअल कभी भी नहीं होता मेरे लाल। हाउ कुड यू राइट इंग्लिश इन हिंदी? नहीं, पंजाबी को भी फिर हिंदी में कन्वर्ट करोगे। बाइलिंगुअल लैंग्वेज पेपर कभी भी बाइलिंगुअल नहीं होते। देयर इज ओनली सिंगल लैंग्वेज। What have you opted, right? जो भी आपने ऑप्ट करिए, संस्कृत का पेपर भाई संस्कृत में ही होगा,
कोई और भाषा नहीं होगी क्योंकि वो पेपर है, ठीक है। लेकिन पहले 100 मार्क्स का पेपर होता था, टोटल 100 मार्क्स का होता था, समझना 100 मार्क्स का पूरा थ्योरी चलती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या चेंज हो गया, इस 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 80 एंड 20। अब ये 20 क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, ठीक है। अब ये बच्चे इंटरनल मीन्स व्हाट, क्या टीचर अपनी मर्जी से मार्क्स दे देगा? फॉर गेनिंग दीज 20 मार्क्स यू हैव टू परफॉर्म गुड थ्रू आउट द ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइक पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, पोर्टफोलियोज आपके पूरे साल की एक्टिविटी का एक कलेक्शन होता है, अ कलेक्शन ऑफ होल ईयर एक्टिविटीज, ठीक है, जिसमें आपकी, अच्छा इसमें आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही है क्या? सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट्स, मैं प्रॉब्लम्स लिखने जा रही थी, ठीक है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट आ जाते हैं, मल्टीपल असेसमेंट आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखना, मैं इनको भी बताऊंगी, ध्यान से सुनना, ये बड़े काम के हैं और मैं बाकी सब में भी काम आएंगे, ठीक है। एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास। और क्यों कहते हैं ये मार्क्स टीचर के हाथ में होते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपकी क्लास में परफॉर्मेंस होती है। एक बात होती है आपके मार्क्स कैसे भी आए, जो इंटरनल के मार्क्स हमारे हाथ में है वो मैं आपकी परफॉर्मेंस पे दूंगी कि मुझे कौन सा बच्चा क्या करके दे रहा है, ठीक है। वो मार्क्स इस तरीके से दिए जाएंगे, आप कितना जवाब देते हो, कौन बच्चा कितना एक्टिव रहता है। एक टीचर के सामने क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। जब कोई शिकायत करता है बच्चे की तो आपने सुना होगा टीचर्स कहती है यूजुअली ये अच्छा है, इसको आता है करना बट ये लिख नहीं पाता, बट ये ऐसा नहीं करता, ये नहीं करता, ये चीज़ें बताई जाती हैं। परफॉर्मेंस जब हम पीटीएम्स होती हैं तो टीचर्स अलग अलग की बातें बताती है ना, और अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर अलग अलग रिव्यूज देती है ना। किसी में अच्छा होगा तो वो बहुत अच्छा बताएगी, किसी सब्जेक्ट में खराब होगा तो कहेंगी ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये दिक्कत आ रही है। तो ये परफॉर्मेंस तो आपकी क्लास की होती है, ठीक है। इस परफॉर्मेंस को आपकी रिटर्न थिंग्स में नहीं, आप देखते हो हमारी जो रिपोर्ट कार्ड होती है एनुअल या हाफ ईयरली कैसे डिजाइन होती है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, आपके असेसमेंट को भी अलग से। जब इससे पहले हमारी एनईपी 1986 थी, है ना, फिर जैसे 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 चेंज होती रही है उसमें क्या क्या होता गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जैसे चेंज हुई हैं। अब इससे पहले भी एनईपी 2020 से पहले भी क्या होता था, आपके मार्क्स लगाए जाते थे, किसके, एनरिचमेंट एक्टिविटीज के लगाए जाते थे, उसमें अलग अलग 5-5 में से कॉलम बना के फिर जाके फाइनल में मिलता है। और ये एक्टिविटीज वो होती हैं बेटा जो क्लास में कराई जाती हैं किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर टीचर कि जो भी अगर उन्हें कोई लेक्चर इंट्रोड्यूस करना है, कोई बात बतानी है, कुछ कंसेप्ट बताने हैं, जो एक्टिविटीज उससे रिलेटेड टीचर ने करवाई है, लाइक योर नोटबुक्स, ठीक है। टीचर ने बोला, हिंदी टीचर है, उसने बोला कि आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर, योर नोटबुक शुड बी नीट एंड क्लीन, और एक उस चैप्टर से रिलेटेड कोई पिक्चर बनाएंगे, देन यू विल राइट द आंसर्स, राइट। ये उनकी कॉपी हो गई। दूसरे टीचर ने बोला साइंस की नोटबुक है, आप इंटरलीफ लगाओगे, ठीक है। इस साइड आपके डायग्राम्स होंगे, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ये लिखा जाएगा, अलग अलग तरीके की। तो वो एक्टिविटीज यहाँ पे आती है। मल्टीपल असेसमेंट बच्चे, मल्टीपल असेसमेंट किस पे, मल्टीपल असेसमेंट इन सब्जेक्ट एनरिचमेंट, ऑल दीज 2 एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन लर्निंग एंड डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। किस पे, किसी काम को करके सीखना। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा हो, अगर ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स हो रहे हो तो पूछ लेना, डोंट हेजिटेट, ठीक है।
करके सीखना, करके सीखना। मुझे बोला गया कि आप एक प्रोजेक्ट बना के लाओ, एक मॉडल बना के लाओ, ठीक है। मेरी साइंस टीचर ने बोला आप वाटर प्यूरिफायर बना के लाओ, ठीक है। अब वाटर प्यूरिफायर मुझे किसी ने बताया, मुझे टीचर ने बताया कि भाई जब हम मुझे क्या सिखा रहे हैं, प्यूरिफिकेशन वाटर सिखा रही हैं। प्यूरिफिकेशन वाटर कैसे होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? द फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? सेडिमेंटेशन। सबसे पहले हम जब प्यूरिफाई करते हैं तो क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन करते हैं। यानी कि मैं एक ग्लास लूंगी, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, कांच का, उसमें मैं कुछ मिट्टी डाल दूंगी, ठीक। मैंने 2 स्पून उसके अंदर मिट्टी डाली और घोल दी। उस समय आपको पानी कैसा दिखेगा? बिल्कुल गंदा, ठीक। आई लीव दैट वाटर फॉर फ्यू आवर्स टू सेटल डाउन दीज सॉइल, है ना, वॉट एवर आई मिक्सड इन देम, मैंने उसको सेटल डाउन होने के लिए, उसको बैठ जाने के लिए छोड़ दिया कुछ घंटों के लिए बिना टच किए। दैट इज व्हाट? सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या कर दिया? डिकेंट कर दिया, डिकेंटेशन कर दिया, ठीक है। आराम से उस पानी को बिना डिस्टर्ब किए एक पिपेट लगाई और आराम से इस पिपेट पे डाला है, पानी दूसरे ग्लास में जा रहा है आराम से, ठीक है। जो नीचे सेडिमेंट्स हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए, ठीक, दूसरे में डाल लिया। लास्ट में थोड़ा बहुत 1-2 ड्रॉप उसके साथ चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये वाला पानी कंपैरेटिवली पहले वाले पानी से क्लीन है। इज इट फिट फॉर ड्रिंकिंग राइट नाउ? नो, बिकॉज मैनी impurities आर ऑल्सो प्रेजेंट नाउ विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, है ना। अभी भी उसके अंदर बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ मौजूद हैं जो उसके अंदर पहले से मिक्स्ड हैं, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू दी आईज, है ना। पानी में अभी भी जो भी अशुद्धियां हैं हम उन्हें नहीं देख पा रहे, सिर्फ हमने उसको क्या कर दिया है? क्लीन कर दिया है, ठीक। अब इस वाटर को डिकेंट करने के बाद हम क्या करेंगे? उस पानी को जो हमारे घर में आते हैं क्लोरीनेशन कर देते हैं। पहले तो हम उसको फिल्टर पेपर से छानेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे डिकेंटेशन समटाइम्स फिल्टर पेपर से भी करते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर से छान लिया, अब पानी जो मिल गया उसमें इम्प्योरिटीज है, हमने क्या कर दिया? यहाँ पे डिकेंटेशन पिपेट और फिल्टर पेपर से भी करते हैं, फिल्टर से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर दिया क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है? कभी कभी टैप वाटर जो हमारे घर में आता है वो बड़ी बदबू कर रहा होता है, ठीक है, अजीब सी, तो वो क्लोरीन उसमें डाली जाती है, उसको कई टाइम के लिए छोड़ा जाता है टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है? प्यूरीफायर का बॉईल करते हैं, ठीक है। बट हमें तो बॉईल करके पानी मिलेगा नहीं वहाँ से, ठीक है, हमें तो खुद करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर जो है ये किस में आ जाता है? लर्निंग बाय डूइंग में, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर बनाने को कहा है, वो सारा पानी मिक्स करके हमने वहाँ पे शो कर दिया कि ऊपर वाला जो पानी है, एक बॉटल को कट किया, बड़ी सी बॉटल को कट किया, उसमें फिल्टर पेपर लगाया और गंदा पानी उसमें डाल दिया, उसमें से नीचे से वो पानी आ रहा है, ठीक है। फिर उसमें एक बॉटल में छेद करके वो पानी नीचे लेकर के आ रहे हैं और उसमें हमने क्लोरीनेशन दिखा दी, तो वो एक फिल्टर बन गया, है ना, हम ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज इन सब में आ जाती हैं, फाइन। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में भी लर्निंग बाय डूइंग होती है, जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, अब सारे इंटीग्रेटेड होते हैं ना, इन्हीं में इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी होते हैं बेटा। इंटीग्रेटेड मतलब एक सब्जेक्ट का काम दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, थीम ये होगा। जैसे एसडीजी गोल आए थे, ठीक है, एसडीजी गोल 2020 आए थे, वो किस में थे? वो आपके सोशल स्टडीज में भी थे कि आपने किसी कंट्री को सर्च करना है या कार्बन फुटप्रिंट्स पे चल रहा है, तो एक जगह कार्बन फुटप्रिंट्स देखने हैं कि रीजन क्या है सोशल स्टडीज में, साइंस में उसके रीजंस फाइंड आउट करने, मैथ्स में उनको कैलकुलेट करना है और इंग्लिश में वो देखना है कि कंट्री कैसी है। तो एक थीम का वर्क, एक टॉपिक का वर्क अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइडेड था।
ये कौन बात कर रहा है? एजुकेशन। ठीक है, कैसे बात कर रही है कि ऐसे बच्चों को रिलेट करना है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर थ्योरी को भी फर्दर हमने डिवाइड कर दिया बेटा, किस में? 20 में, 20 में, 20 में, 20 में। पहले ना ये सेक्शन क्या हो गया? रीडिंग का। ये सेक्शन क्या हो गया? राइटिंग का। ये ग्रामर का, ये लिटरेचर का। पहले लिटरेचर 25 मार्क्स का आता था जो हमने पेपर दिया था। मैम 2 क्वेश्चन है, एक लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लर्निंग बाय डूइंग बच्चे देखो, मारिया मोंटेसरी, फ्रॉबेल, ये सब लर्निंग बाय डूइंग पे का। हाँ, ये थिंक। और मैम एलएम का यूज किसमें होता है? इन्हीं में तो क्लोरीन और एलएम, तो इसका क्वेश्चन में देखा था, उसमें किसमें आएगा? ये बच्चे। हाँ, प्यूरिफिकेशन, कलर चेंज में एलएम जो होता है, एलएम भी क्लोरीनेशन है, एलएम भी डाला जाता है। ठीक है, एलएम, क्लोरीनेशन ये डाल के छोड़ा जाता है, बट लार्ज लेवल पे क्या डाली जाती है? क्लोरीन डाली जाती है। ठीक है, हाँ, और एलएम भी सेम यही काम करती है। ठीक है, अब ये क्या है, लेकिन उसके बाद भी यू डोंट गेट, दिस इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, बिकॉज ये हमारे यहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू आता है। वहां पे कोई पाइपलाइन टूटी हुई है, कोई ब्रेक है कहीं है, तो वो गंदा ही माना जाता है। लेकिन वहां पे प्लांट्स में प्यूरिफाई हो गया, समझ गए? प्लांट्स में प्यूरिफाई हो गया। अब ये रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ये सबको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग आती है। पहले रीडिंग कैसे आती थी? पहले रीडिंग आती थी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते थे। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते थे। अब क्या आता है? कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, कुछ फिलअप्स आ जाते हैं। इसी में आपके क्या नाम है, क्या होता है, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, ये सब आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे राइटिंग में आपके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। आपसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें, जो छोटा सा बच्चा होता है, तो क्या छोटे बच्चे को कोई नोटिस आता है? नहीं आता। सबसे पहले उसे इनफॉर्मल लेटर सिखाया जाता है, चाहे छोटा सा सिखाया जाए। इनफॉर्मल लेटर्स है। अब ये इनफॉर्मल लेटर्स पहले छोटे पे आते थे। अब जब 10th में आया ना, आप 9th के बोर्ड्स में भी इनफॉर्मल लेटर देखोगे। ठीक है, तो ये चेंजेस आए हैं। ठीक, उन्होंने माना कि हम इस चीज़ को लेटर टू द एडिटर, ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे मतलब कि नोटिस हो गए, डायरी एंट्रीज हो गई, ये सारा राइटिंग सेक्शन। ग्रामर में, ठीक है, ग्रामर में छोटे बच्चों को ही टेंस आ जाते हैं, है ना, टेंसेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि विदाउट टेंसेस दे कांट फ्रेम, है ना। पहले कैसे सिखाया जाता था? ए फॉर एप्पल। नाउ व्हाट इज द मेथड? कैन एनीवन टेल मी? A for apple, B for ball, C for cat, ऐसे सिखाया जाता था। अब कैसे सिखाया जाता है? एक तो मैंने मैथ्स का बताया था ना, हाउ डू वी काउंट, वी कांट ड्रॉ लाइन्स एंड काउंट, है ना। तो अब एप्पल वगैरह कैसे सिखाया जाता है? किसी को पता है? कैन एनीवन कैन रिलेट? किसी के घर में कोई छोटा बच्चा आस पड़ोस में पढ़ते हुए देखा हो? पहले इंग्लिश बहुत मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि ये सिखाया जाता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है, नाउ वी आर वर्किंग ऑन दी फोनेट्स। व्हाट आर दी फोनेट्स? ए एप्पल। ठीक है, मैंने बच्चे को यही बता दिया कि जब मैंने उसको ए सिखाया तो मैंने उसे बता दिया ए सेज ए। ठीक है, ए सेज ए। तो अब बच्चों को पता है कि इसको मुझे ए प्रोनाउंस करना है। ठीक है, पहले ही उसने सीख लिया है। अब तक तो वो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल सीखता आ रहा था, तो उसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत थी, पढ़ने में बहुत दिक्कत थी। अब उसे पता है ए बी ब सी क डी ड पता ही है, तो ना तो स्पेलिंग्स को लर्न करने में दिक्कत हो रही है। स्पेलिंग्स को मैंने स्पेलिंग कोई भी सिखानी है, ठीक है, कोई स्पेलिंग सिखानी है, तो मैंने क्या करा, आप सब्जेक्ट के ले लो। ठीक है, सब्जेक्ट के ले लो। उसने इसको पढ़ा था एस फॉर शिप, उसके लिए तो दिक्कत है, उसे तो पता ही है एस है। ठीक है, लेकिन अभी बच्चे ने क्या पढ़ा? स अ ब ज ए क ट। ठीक,
उसको क्या पता है, फोनेट्स पता है. नाउ ही इज एबल टू रीड वेरी इजीली एंड राइट डाउन देयर स्पेलिंग्स बाय ब्रेकिंग देम. उसको तोड़ के कर लेगा. मैंने बोला सब, स अ ब सब, ठीक, स अ ब सब, ठीक, जेक्ट, ज ए क ट, उसने तोड़ लिया. नो नीड फॉर रोट लर्निंग. ये चेंजेस हुए. समझ में आई? कोठारी ने कहा कि जी एजुकेशन को ऐसा बनाओ कि रियल लाइफ से क्या कर दे, जुड़ जाए, ना कि बच्चे के लिए प्रॉब्लमैटिक हो, रोट लर्निंग ना हो. ठीक है. अब पब्लिक स्कूल्स भी आ गए बच्चे. फिर कहीं फीस, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहां पे फीस चार्ज नहीं हो रही थी. क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड. क्वांटिटेटिव से अच्छी एजुकेशन कौन सी होती है? क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव है, मैंने A to Z सिखा दिया जी, बट इज दैट क्वालिटेटिव? Until and unless I am not telling them their sounds, है ना. साउंड से हमने क्या सीखा था जब हम छोटे थे? आई डोंट थिंक सो कि आप भी ऐसे पढ़े होगे, आप नहीं पढ़े होगे. जब हम छोटे थे हमें एक ही सिखाया जाता था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट. बट जब हमने अपनी 12th कर ली तब से या उससे पहले से ही चला आ रहा है, हमने क्या सिखा दिए? फोनेट सिखा दिए. कैसे सिखा दिए? ए एप्पल. और क्या होता है बच्चे? क्लासरूम की सारी थिंग से रिलेटेड. ए एल्मीरा, ठीक है. ए एरोप्लेन. बच्चे को बोला अच्छा चलो फाइंड आउट करो क्लास में बहुत सारी, ठीक है, एल्मीरा होती है हर क्लास में, सब चीज से रिलेट कर दिया. तो एनवायरमेंट को कैसा बना दिया? क्रिएटिव बना दिया. एंड दिस इज व्हाट? लर्निंग बाय डूइंग. वो देख रहा है, सामने से देख रहा है, कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर दी. क्लियर हो गया? फिर सोशल एंड नेशनल सर्विस. अब बच्चा इतना, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन नेशनल, इन्होंने क्या करा कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो होगा वो नेशनल सर्विस प्रोग्राम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा. नेशनल सर्विस प्रोग्राम्स क्या होगा? जैसे कि ये क्या बात करते हैं? प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स बिटवीन द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड क्लासेस. पहले बहुत डिफरेंस हुआ करता था, देखा था ना कितना डिफरेंस था, कि जो अनएजुकेटेड पीपल होते थे उनके पास बहुत सारा, हम एजुकेटेड किसको मानते थे? जो ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है ना. अगर कोई अंडर ग्रेजुएट छोड़ दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. जो NEP 2020 ने रिकॉग्नाइज कर दिया 4 इयर्स की ग्रेजुएशन करने के बाद, कर दिया ना. पहले 3 इयर्स की थी. पहले स्ट्रक्चर क्या था? 5 ठीक है. एलिमेंट्री एजुकेशन पहले प्राइमरी थी, ठीक है, 1st to 5th. फिर क्या था? 6 to 8, 8 to 10th और 10 to 12th. ठीक है, इस तरीके से था ना. तो 3 4 2 कैसे था? 3 + 4 + 2, ठीक है. और उसके आगे फिर आपकी ग्रेजुएशन कैसी थी? 3 इयर्स की थी, ठीक है. अब ग्रेजुएशन कितनी है? 4 इयर्स की. 3 में से अगर आपने 2 इयर्स एंड 2.5 इयर्स भी कंप्लीट करे ना तो भी आपको कुछ नहीं मिलता था, until and unless you are not taking up for the 3rd year फाइनल ईयर एग्जाम. ठीक है. आपने फाइनल ईयर के 2 पेपर भी छोड़ दिए तो भी आपको ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं मिलनी थी. अब क्या है? आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री मिलेगी. ये कौन बातें करता है? NEP 2020 कि भाई 2 साल में छोड़ दिया है तो बच्चे को डिप्लोमा प्रोवाइड कराया जाएगा कि वो अंटिल किसी भी दिक्कत से आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन 2 साल उसने पढ़ी. रिकॉग्निशन मिलेगी आपकी मेहनत को, आपके ईयर्स बर्बाद नहीं होंगे. ये धीरे 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 धीरे, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती तब तक हम उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते. क्लियर हो रही है मेरी बात? तो स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए कम्युनिटी लाइफ में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का भी बनाया गया कि बच्चे कॉलेज ज्वाइन करें, यूनिवर्सिटीज. हायर एजुकेशन की बात भी किसने करी थी? कोठारी ने. टीचर एजुकेशन की भी बात करी थी.
अभी मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दूं पढ़ाने के लिए, वेदर यू आर ग्रेजुएट, ठीक है, आर यू एबल टू टीच योर स्टूडेंट्स? नो। व्हाई? बिकॉज आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आप यहाँ पे एजुकेशन क्यों पढ़ रहे हो? यहाँ पे आपके इस जेबीटी के करिकुलम में एजुकेशन और सोसाइटी, आपका जो हमारी ये बुक है, ये क्यों है? ये बताती है कि आपकी एजुकेशन आपकी सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर टीचर। ठीक है, टीचर को क्यों पता होना चाहिए कि वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर सके। साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है टीचर को। विदाउट साइकोलॉजी, जो आपकी पीआरटीज होते हैं, पीआरटीज को एक पूरा 100 मार्क्स का देना पड़ता है साइकोलॉजी का पेपर। ठीक है, क्यों देना पड़ता है? टू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड वेरी वेल, उसके यूनिक डिफरेंसेस को पढ़ने के लिए। ठीक है, आप सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर आप सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज लोगे। ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज लोगे, बिकॉज बाय डूइंग दिस यू आर गोइंग टू बी पीआरटी, राइट? सारे थिंकर्स। फिर इन्होंने बात करी कि उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को, सर्विस प्रोग्राम्स को अटेंड करने की। उनको क्या मिलने चाहिए? एप्रोप्रिएट लैंग्वेज की पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा, एक बात कही गई थी कि प्राइमरी स्टूडेंट्स शुड बी टॉट इन मदर टंग। ठीक है, ये क्यों कहा गया? अब मैं सोचूं जी, मैं तो जाकर के, इससे पहले क्या होता था, मैकॉले ने क्या कहा था, भैया तुम्हारी एजुकेशन तो बिल्कुल खराब है, इंडियन एजुकेशन में कुछ है ही नहीं, तो ये तो जानवर हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या, बहुत गंदा गंदा, कि इंडियंस तो जानवर के समान जीते हैं, इनकी शिक्षा तो बेकार है, कुछ रिलेट नहीं है। इंग्लिश को बहुत बढ़ावा दिया उन्होंने। ठीक है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यस, एंड we have, it is important to learn English. ठीक है, while you are in other countries, ठीक है, you don't know their languages. हम रशिया चले जाएं, हमें रशियन नहीं आती, हम जापान चले जाएं, हमें जापानीज नहीं आती, हम सऊदी अरेबिया चले जाएं, हमें अरबी नहीं आती, तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? थ्रू दी साइन लैंग्वेज। ठीक है, और साइन लैंग्वेज में कितनी बातें समझा लेंगे? इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, इंपॉर्टेंस भी है, बट हम बच्चे को जो अपने घर से उठ के आ रहा है, जब बच्चा प्राइमरी क्लास में आता है तो हम उसे क्या समझते हैं कि वो घर से उठ के आ रहा है। हमें ये गवर्नमेंट स्कूल में ये बात ध्यान रखना बच्चों, वो कभी भी नहीं मानते कि बच्चे ने एलकेजी यूकेजी की है। अब जो सिस्टम किसने शुरू किया? केवीज ने शुरू कर दिया है, बाल वाटिका सिस्टम शुरू कर दिया है, जहाँ पे बाल वाटिका में प्री नर्सरी प्री प्राइमरी दोनों हैं। अब पहले किसी गवर्नमेंट स्कूल में एलकेजी यूकेजी प्री प्राइमरी, जो आप ये पूछ रहे थे बेटा मॉन्ट 1 मॉन्ट 2, दिस इज द मोंटेसरी स्टाइल ऑफ टीचिंग, राइट? प्री प्राइमरी, प्री नर्सरी, फ्रॉबेल, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों ही लर्निंग बाय डूइंग को क्या कहते थे कि ये आपको एंटिटीज में पढ़ाया जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करते थे। लेकिन आगे आने के बाद बड़े लोगों ने, जैसे फिर कोठारी कमीशन और सब ये सब एनईपीज आई, इन्होंने बोला भाई बड़े बच्चे भी करके सीखेंगे। आपको अभी मैं गाने को कह दूं तो मुझे नहीं लगता कि आप में से जिसको जो गाना पसंद होगा सुना दोगे, पूरा सुना दोगे, चाहे वो किसी भाषा का हो। ठीक है, कितना भी टफ हो, क्यों सुना दोगे? किसी ने कोई क्लास दी है, किसी टीचर ने कहा लर्न कर लो? कैन एनीवन से कि क्यों सुनाओगे आप मुझे, क्यों सुना दोगे? कैसे याद रहा? कोई भी भाषा हो, कई बार हमारी भाषा के गाने नहीं भी होते, ठीक है, हम उनको भी गा लेते हैं। एसमीज में गाने आए होते हैं, हम उनको भी गा लेते हैं, दूसरे गाने भी गा लेते हैं। कैसे गा लेते हैं? अ चाइल्ड कैन नॉट स्पीक वेरी गुड इंग्लिश बट ही कैन सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। व्हाई? मैं कुछ और सुनना चाहती हूँ। जब भी हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं या फिर साउंड सुनते हैं तो उसको हम जल्दी कैप्चर कर पाते हैं। बच्चों में स्पेशल होता है कि वो रोट मेथड या फिर हम उनको पढ़ा रहे हैं तो उसको जल्दी कैप्चर नहीं करेंगे जितना जल्दी वो सुन के और देख के कैप्चर करेगा उसको। जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है,
मैंने बोला हिमालय ऐसे होते हैं, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, पता चल रहा है तुम्हें? हम नहीं गए। मैंने बोला स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है, देखा ही नहीं, ये सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है, हम बस हमने सुन लिया, कोई इमेज नहीं क्रिएट कर पाएंगे हम, उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। रिलेट एक्टिवली, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं। हम गानों को बार बार देख रहे हैं, और ये बात ठीक है कि हम उसे बार बार सुन रहे हैं। देखो जो चीज बार बार रिपीट होती है ना, वो तो हमें याद रहती ही है, अनकॉन्शियस में चली जाती है, ठीक है। लेकिन जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देखते हैं, लाइव देखते हैं, वो चीजें हमें जल्दी याद हो जाती हैं, क्योंकि हम उनको कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए इस पे फोकस किया गया। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी ने बोला कि ये जो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज की बात की, वो लैंग्वेज किस बात की थी कि भाई मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, और जो उनके शिक्षक होंगे, ये भी आगे बात करेगा, जो शिक्षक होंगे उनको भी अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। आपने देखा था बीच में जो बीएड स्टूडेंट्स थे, वो देवर अप्लाइंग फॉर दी जेबीटीज, ठीक है, किसके लिए? प्री प्राइमरी के लिए। लेकिन उनको फिर बोल दिया गया कि हम ले लेंगे, लेकिन आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 मंथ का। अरे भाई, बीएड का बच्चा तो ग्रेजुएशन करके बीएड करने बैठा, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है प्राइमरी टीचर से, फिर क्यों नहीं पढ़ाने दे रहे? पीआरटीज में और जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा डिफरेंस है। उनको 6 to 8 की लर्निंग के बारे में सिखाया जाता है, 6 to 8 के बच्चों को कैसे हैंडल आउट करना है, वो बच्चे थोड़े ग्रोन अप है। बट 1st to 5th के जो बच्चे हैं वो जस्ट अभी नए आए हैं, तो उनको हैंडल आउट करने की टेक्निक्स उनको अच्छे से उतनी पता नहीं है, वो सेम टेक्निक्स उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं बच्चे। अभी मैं जब, आपने कभी देखा कि टीजीटीज की क्लासरूम देखो, पीजीटीज का क्लासरूम देखो, और पीजीटीज टीचर का बिहेवियर देखो, और प्राइमरी और इवन नर्सरी टीचर्स का बिहेवियर देखो। दे पैम्पर देयर स्टूडेंट्स, दे गिव मदर टच, ठीक है। बट आपको जब टीजीटीज मिलते हैं तो वो क्या बात करते हैं? बेटे काम पूरा करके लाना है। इससे फालतू बात नहीं करेंगे, समझा देंगे, पर कहेंगे मुझे बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए। पनिशमेंट भी मिलेगी, काम पूरा करने के लिए डांट भी पड़ेगी। पनिशमेंट लाइक मारा पीटा नहीं जाएगा, लेकिन पनिशमेंट फिर भी मिलेगी। किसी काइंड की पनिशमेंट तो देंगे ना। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात तो तब भी चलेगी, ठीक। और लेकिन छोटे बच्चों के साथ, अब बड़े बच्चों की कॉपी में तो कोई स्टार नहीं होता, वहीं छोटे बच्चों की कॉपीज में स्टार होता है, उनके गालों पे स्टार होता है, उनके हैंड्स पे स्टार होता है। क्यों दिया जाता है? एनकरेज करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर वही अप्रोच अब मैं सोचूं कि मैं अब इतना सब कुछ मैं क्यों नहीं लिखवा रही, इतना कुछ बोले जा रही हूँ, कोई कॉपी बनवा देती हूँ, लिखवा देती हूँ, इज दैट पॉसिबल टू डू दैट हेयर? नो। यहाँ पे तो एक लेक्चर मेथड ही चल रहा है, पर ये लेक्चर अगर मैं प्राइमरी क्लास को देने लग जाऊँ, 1st क्लास के बच्चों को देने लग जाऊँ, तो क्या वो कुछ समझ पाएंगे? वो कहेंगे मैम आई थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मम्मा ये बोल रही थी, वो बोल रही थी, आधी बात बताएंगे, आधी खा जाएंगे, आधी समझ में ही नहीं आएगी। क्या वो ऐसे बैठे रहेंगे जैसे तुम बैठे हुए हो? किसी का कुछ चल रहा है, क्योंकि फिर उनके लिए होगा चलो ठीक है ना, टीवी चल रहा है, बोल रही है, कोई बात नहीं, उनको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। एनर्जीज चाहिए उनके साथ लगे रहने के लिए, उनको इन्वॉल्व रखने के लिए। अभी मैंने तुमसे इतनी देर में किसी बच्चे से कहा सीधे बैठो, कैसे बैठे हो, क्यों छेड़ रहे हो, क्यों वो कर रहे हो? तुम में से कोई रोया कि वो मुझे देख रहा है? ऐसी चीजें कब होती हैं? छोटे बच्चों की क्लास में होती हैं। एक बड़े टीचर्स को नहीं समझ होगी कि मेरे को छोटे बच्चे कैसे हैंडल करने हैं। क्यों? क्योंकि पीजीटीज के सर में दर्द हो जाएगा कि भैया एक सिंगल सेकंड पीआरटीज चुप नहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चे चुप रहने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग फेजेस पे कराया गया। अब इनके पॉइंट सुन लो बेटा। जब कोठारी कमीशन ने क्या सजेशंस दिए थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या बोल रहे हैं कि एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के लिए पॉलिसी विल प्रमोट सोशल एंड नेशनल यूनिटी की बात करी, मदर टंग की बात करी जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और ये बताया कि जो इंस्ट्रक्शन शुड बी कॉलेज लेवल्स तक जानी चाहिए। अब आपका जो पेपर आता है बेटा,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखो, ठीक है, जो आपने बाइलिंगुअल की बात करी है ना, सारे आपकी लैंग्वेज में भी चेंज किए गए होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ आपकी लैंग्वेज में। जैसे हमें मिलेगा तो हिंदी में मिलेगा। अगर वहीं कोई बच्चा बंगाल में पेपर हो रहा होगा, हम बंगाल में नहीं गए पेपर देने, लेकिन अगर बंगाल में पेपर हो रहा होगा तो इंग्लिश के साथ बंगाली में ट्रांसलेटेड मिलेगा, ना कि हिंदी में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मदर टंग। कन्नड़ में ट्रांसलेटेड मिलेगा, ठीक है। तो उनकी मदर टंग को आगे तक लेके गए। मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर मदर टंग। पहले बच्चों तक की बात करते थे, अब बड़ों को भी इंक्लूड कर लिया। जैसे मिड डे मील जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले कितने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए नहीं था, सबसे पहले बहुत छोटे बच्चों के लिए था। फिर 14 ईयर्स तक के लिए इसलिए इन्वॉल्व कर दिया गया कि किस, अच्छा क्या क्या रीजन थे? पहले ये था कि 6 to 8 तक के बच्चों, जो 8 तक की जो नॉर्मल लर्निंग है जो बच्चे को होनी चाहिए वो प्रोवाइड हो सकेगी, बच्चों से अट्रैक्ट हो सकेंगे, वरना बच्चे 5th तक की स्कूलिंग करके देन इसके बाद में ड्रॉप आउट कर देते थे। और मिड डे मील स्कीम वैसे चलाई क्यों गई थी? एंड विच स्टेट, विच वाज द फर्स्ट स्टेट? तमिलनाडु। हाँ, क्यों चलाई गई थी? जिनके पेरेंट्स गरीब हो और जो मजदूरी करते हैं वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाते, लंच नहीं दे पाते, तो जो आधे बच्चे खाते हैं और आधे बच्चे नहीं खाते, तो इसकी वजह देखो सीधी सी बात है। हाँ मैम ये रीजन था कि बच्चे जो है वो स्कूल आना नहीं चाहते थे, तो उनको वहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए मिड डे मील योजना को लाया गया कि बच्चे अगर वहाँ पर स्कूल में आएंगे तो उनको उसके साथ में एक संतुलित भोजन भी प्रोवाइड करा जाएगा। नहीं, ये हाँ वो बात ठीक है, लेकिन आना नहीं चाहते थे ऐसा नहीं था। पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते थे कि उनको भेजें। क्यों? भले से शिक्षा की फीस तो माफ कर दी थी गवर्नमेंट ने पहले ही कि भाई हम फीस नहीं लेंगे, पर बच्चा तो फिर भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम क्या है? सीधी सी बात है जी, भूखे पेट न भजन होए गोपाला। कहते हैं ना कि अगर आप भूखे हो तो आप भजन भी नहीं कर पाओगे, भजन में भी मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं भजन में मन लगेगा बेटा? क्योंकि पेट में भूख लग रही है। वी आर दी मशीन्स, ठीक है, और इस मशीन को रन आउट करने के लिए फ्यूल चाहिए, एंड दैट फ्यूल इज फूड फॉर अस। वो बच्चा भूखा है, उनके पास 4 बच्चा है, 5 बच्चा है, वो सोचेंगे भाई थोड़ा सा काम करेगा, चाहे 50 रुपए कमाएगा तो आज की रोटी हो जाएगी। स्कूल भेज के क्या मिलेगा? पढ़ के क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल सोच रहे हैं जी। हम कमाते हैं खाने के लिए, सबसे बेसिक नीड खाना है, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान सबसे बेसिक नीड है। जब कोरोना आया था तो क्या सबने अपना लिया था? बच्चों को स्कूल भेज रहे थे? नहीं जी, शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे। कोई पेरेंट ऐसा कर रहा था? क्यों नहीं कर रहा था? शिक्षा जरूरी नहीं थी तब? हमारा प्राइमरी जो फैक्टर होता है ना बेटा, जब हम ये डायग्राम बनाते हैं ना तो यहां पे ही आ जाती हैं प्राइमरी नीड्स, ठीक है। जो प्राइमरी नीड होती है ना वो फूड होता है, शेल्टर होता है और क्लोथ होता है, ठीक है, ठीक है। ये तीनों चीजें प्राइमरी हैं, सबके बिना चल जाएगा, इनके बिना नहीं चलेगा। जो अशिक्षित समाज है वो भी जी रहा है, काम कर रहा है, मर तो नहीं गया, पर इनके बिना मर जाएंगे, किसी भी एक चीज के बिना। आपके पास घर नहीं है, अभी हम बाहर निकलेंगे ना हमारी जान निकल जाएगी। क्यों? अब गर्मियां आ गई हैं, आ गई हैं। कैसा होता है ये गर्मियां हमें कैसे हमें फेस करनी पड़ती हैं? बहुत गर्मी है, डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, बीमार होते हैं, होंगे ना, सर्दियों से बीमार होते हैं ना, तो गर्मियों से भी बीमार होते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है, एक घर तो जरूरी है, रेस्ट कहाँ करोगे? बॉडी को रेस्ट कहाँ दोगे? कितने दिन बाहर रह लोगे? और कितने सेफ रहोगे बाहर रह के? शेल्टर चाहिए। जो हम छोटे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, व्हाई डू वी नीड शेल्टर? जब हम आवाज पढ़ाते हैं ना बच्चे को, सबसे पहले पूछते हैं कि हमें क्यों जरूरत है घर की? आराम करने के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए, रेस्ट के लिए, सेफ्टी के लिए, है ना। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, अभी सिंपल सी बात है, होली ले लो, कोई आएगा क्या करेंगे? बचने के लिए दरवाजा बंद करके अंदर बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? हाँ, कि भाई अब अपने घर में अब कर ले, क्या करेगा, ठीक है।
और यहाँ पे बात करते हैं हम फूड की। फूड तो तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी, खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या आता है बेटा? तीसरा क्या आता है? फूड की बात हो गई, शेल्टर की बात हो गई, और क्लोथ्स। क्या हम बिना कपड़ों के रह सकते हैं? आज ये कपड़े भी हमें क्या, ठीक है, एक कल सोसाइटी में रहने के लिए कपड़े भी पहनना जरूरी है। पहले आदि मानव नहीं पहनते थे, सब वैसे ही रहते थे, तो वो भी एक्सेप्टेबल था। लेकिन क्या बॉडी सेफ रहती है? बॉडी सेफ रहती है? हमें कपड़े किससे, एक्सेस धूप से, सर्दी से, टेम्परेचर से बचाते हैं ना। अभी हमने ऐसे पहन लिया, अभी बहुत ठंड थी तो हमें कपड़े चाहिए थे ना खुद को कवर करने के लिए। गर्मियों में चाहिए कि ऐसे कपड़े की जो हमें रिलैक्स फील कराएं। तो ये सब चीज़ें बेसिक है, ठीक है। तो उन्होंने बात करी फिर उन्होंने बात करी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, जो ये हायर एजुकेशन सेटअप हुए ना बेटा, ये इनकी भी बात करी कि साइंटिफिक और टेक्निकल बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जानी चाहिए। एक बुक का ट्रांसलेशन कई भाषाओं में होता है। हमारे इंडिया में भी डैश भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और कोई? हिंदी दिवस, मैंने क्वेश्चन पूछा कि हमारे देश में डैश भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? बच्चों थोड़ा सा पढ़ा करो। व्हाट इज योर नेम बेटा? संजना। संजना, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई मीन टू से कि और क्या कर रहे हो? जेबीटी यू आर परसुइंग ना, बट अदर थिंग इज व्हाट? आर यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन और व्हाट? परसुइंग ग्रेजुएशन भी, ठीक है। स्कूलिंग? स्कूलिंग तो अभी टीचिंग का पूछ रहा हूँ, इज आई एम टीचिंग और नॉट? नो नो नो, योर स्कूलिंग, अबाउट योर स्कूलिंग। I am asking from where did you complete your schooling? I have completed from Delhi. Delhi. Stream? Arts, Humanities. Okay. ठीक है, अच्छी बात है, बट आपको याद है दिस, फॉर दिस वेरी गुड, ठीक है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। एंड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड? एट्थ पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें भाग में लिखा गया है कि हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, पर क्या तुमने कभी बिहारी भाषा में कोई पेपर देखा है? नहीं। बांग्ला को है तो बांग्ला में पेपर कन्वर्ट होगा। मेरा ये पूछने का मतलब सिर्फ ये था कि हमने माना है कि हमारे देश में जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा वो कितनी होगी? मीडियम ऑफ टीचिंग लैंग्वेज 22 होंगी। 22 भाषाओं में हर एक बुक को कन्वर्ट किया गया है, राइट। मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, जो दिल्ली में पढ़ रहा है, ठीक है, वो हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेगा, पर जो साउथ में पढ़ रहा है वो इंग्लिश या अपनी भाषा में ही पढ़ेगा। जरूरी नहीं है सबकी इंग्लिश अच्छी होगी। इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। जरूरत है खुद को अपडेट करो, लेकिन शर्म वाली बात नहीं है। इससे आपका मेंटल लेवल या आपके स्किल्स नहीं शो होते। जो ये मिस्त्री होते हैं, जो ये मेसन्स होते हैं, घर बनाते हैं, कौन सी इंग्लिश बोलते हैं? ये अपने गाँव की भाषाएं बोल रहे होते हैं जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। जहाँ से भी कुछ भी भाषा हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक होगी, बट दीवार सीधी जाती है, टेढ़ी नहीं जोड़ते वो लोग।
वो हमारे बस के काम नहीं है, स्किल्ड है ना, तो डू वी कंपेयर देयर स्किल्स विद आर्स? कर पाएंगे हम? कहने का मतलब है कि स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा कहने का मतलब है। और हमारे देश में खैर ऐसा होता है, थोड़ा सा है हमारे देश में, अगर कोई बंदा झाड़ू लगाता है, अगर कोई बंदा लेबर क्लास का है, तो कुछ बहुत एजुकेटेड, ऐसे लोगों को मैं बहुत एजुकेटेड में काउंट करती हूँ, जो उनके साथ बैड बिहेवियर करते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर शोइंग, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्स, ठीक है, आवर सेल्स टू देम, कि हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये माना जाता है कि अरे ये मिस्त्री है तो तू करके बात करेंगे, तू ऐसे ये वो, लेकिन वहीं आप बाहर की कंट्रीज में चले जाइए, ठीक है, दे आर इक्वली रिस्पेक्टेड, वेदर दे आर मैकेनिक्स, प्लमर, ठीक है। हमारे यहाँ प्लमर आता है, भैया ये देख लेना, ये कर, मतलब कई लोग तो यूँ बोलते तू इसको ऐसे कर दे, क्यों? वो पाइपलाइन जोड़ रहा है इसलिए, तुम जोड़ के दिखा दो, पानी आ जाएगा। 1 मिनट में परेशान हो जाते हैं हम लोग, बट हम रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। पर अभी ये सारी कहानी किससे रिलेट करने की थी? ये सारी कहानी इससे रिलेट करने की थी, आज के टाइम में एजुकेशन चेंज हो गई है और बच्चों को जब हेल्पर सिखाए जाते हैं तो अब इनको लेबर नहीं कहा जाता, कम्युनिटी हेल्पर्स कहा जाता है। एग्जैक्टली लाइक दैट दे आर कम्युनिटी हेल्पर्स। सिविल इंजीनियर बन जाओगे तो ओनली डिजाइनिंग इज इंपॉर्टेंट, you are designing a building, is it important only? Who will work there? Who will construct? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वहाँ की लेबर क्लास ऐसी वहाँ पे बेचारे घर डाल के, और उसके बाद उसमें उनको एंट्री तक नहीं होती है। इतने बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बना देते हैं, रहते हैं जैसे तैसे रहते हैं, फिर उसके बाद एंट्री नहीं होती उनकी। ये सच्चाई है हमारी कंट्री की, ठीक है बच्चे। तो ये कि आज के टाइम में एजुकेशन ने अब आज के बच्चों को देखोगे ना बेटा, देखो फैमिली का असर तो पड़ता है। अगर आप फैमिली में ऐसे बात कर रहे हो, किताबों में कुछ भी सिखाया जा रहा है, तो वो किताबें ही रह जाती हैं। इसमें आपकी फैमिली का एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली में क्या बोला जाएगा, मैं सिखाऊंगी ना अपने बच्चों को कि बेटा अगर कोई प्लम्बर आए हैं तो आपको कैसे बात करनी है, ठीक है, मैं बताऊंगी ना। अगर मैं ही उनके सामने ऐसे बात कर रही हूँ, मैं ही अपनी मेट से ऐसे बात कर रही हूँ, और हम क्या बोलते हैं, हाउस हेल्प बोलते हैं, हाउस हेल्प बोलते हैं। अगर हम उनसे ऐसे बात करें तो बच्चा कैसे बात करेगा, वो भी ऐसे बात करेगा। और अगर मैं आंख दिखा दूंगी, नो यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, तो करेगा ऐसे बात। तो ये हमें बुक की जगह सिखाना भी पड़ता है, और एजुकेशन इस लेवल पे चेंज हो रही है। भारत की भी एजुकेशन चेंज हो रही है, वरना अभी लास्ट क्लास में हमने करा था ना कितना डिस्क्रिमिनेशन, सारा डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम, ये बात मैं बता चुकी हूं। इंस्ट्रक्शंस के लिए हिंदी लैंग्वेज कैन टेक इट्स प्लेस। अभी हिंदी हमारे यहाँ की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है? मैम राष्ट्रभाषा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट पर एप्लीकेबल होगी और हर जगह उसको यूज किया जाएगा, और जो राजभाषा होती है उसको वर्क प्लेस पर यूज करा जाएगा, जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होने या फिर गवर्नमेंट जो भी ऑफिस में वर्क होने वहाँ पर उसका यूज करा जाएगा। ये जो राजभाषा होती है, हमारी राजभाषा हिंदी है, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म, बैंक जाते हो, बैंक में जब फॉर्म भरते हो तो कौन सी 2 भाषाओं में होता है? इंग्लिश और हिंदी में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी यहाँ की हिंदी है, ठीक है। जो कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में चलती है, हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश तो है, इंग्लिश तो कम्युनिकेबल लैंग्वेज है, पूरी एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज है इंस्ट्रक्ट करने की, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा जिस दिन बन जाएगी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की जा रही है, ठीक है। हिंदी राष्ट्रभाषा जिस दिन बन जाएगी उस दिन साउथ को भी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। ईस्ट में भी सेम प्रॉब्लम आ जाएगा, वो इंग्लिश
ईस्ट, आपके नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ भी। बाकी जगह तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, और यहाँ साउथ में भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसी भाषा को, इन्हीं को भी KVS में हार्ड जोन्स कहा जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकली भी ये लोग यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, यहाँ के एक वेदर्स की वजह से, ठीक है। सारा टाइम कभी कुछ, बॉर्डर के पास है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। वहाँ की लैंडफॉर्म की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। बारिश के टाइम पे वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। और साउथ में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी टोटली कोई एक्सेंट ही नहीं है, सेम बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या बोलते हैं। तो हार्ड जोन्स कहा जाता है इसलिए, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, छोटे बच्चों को मदर टंग में पढ़ाओ। अब यहाँ का टीचर साउथ में जाके मदर टंग कैसे बोलेगा, छोटे बच्चे को तो इंग्लिश भी नहीं आती। और अभी रिसेंट ऐसा हुआ है, दिल्ली 3,000 3,500 किलोमीटर तक के ट्रांसफर हुए हैं केवीज के, किस लिए, कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी करना चाहते हैं। तो भैया कैसे करेंगे, टीचर कैसे समझेगा, बच्चा क्या बोल रहा है टीचर कैसे समझेगा। मैम इसी से रिलेटेड, ताकि हर एक स्टेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि वो उनकी रीजनल को बता सके, बच्चों को उनकी कम्युनिटीज के बारे में समझा सके। फॉर एग्जांपल दिल्ली के पास अभी कुछ टाइम पहले सिक्किम और असम का आया था, तो सिक्किम, हाँ, सिक्किम का प्रोजेक्ट तो हो गया, 4-5 साल हो गए सिक्किम को, सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सिक्किम पे, श्रीलंका पे, ठीक है, इन सब पे वो थे कि वहाँ का कल्चर, ये तो कल्चरल हेरिटेज हो गया बेटा, उसके लिए बच्चों को भी भेजा जाता है। आजकल बच्चे भी क्या होते हैं, गेस्ट बन के जाते हैं दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए, पता है आप लोगों को, किस किस को पता है, बताओ क्या होता है। मैम इसमें ये होता है कि अगर किसी बच्चे को, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी लेवल, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि किसी बच्चे को बाहर की यूनिवर्सिटी में, इन ऑल ओवर इंडिया, फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो टू मुंबई और वहाँ पर मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मैं वहाँ पर जा सकती हूँ और दे विल अलाउ मी टू स्टैंड बाय देयर, और हॉस्टल फैसिलिटीज ये सारी इसमें आ जाएंगी, तो मे बी दीज आर दी फॉर हायर एजुकेशन एंड दिस इज फार बिफोर, है ना, ये बहुत पहले से था, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्कूल्स, maybe NPS, or that would be example of it. no, normal are schools, whether they are private और गवर्नमेंट स्कूल्स, दे आर अलाउइंग स्टूडेंट्स, है ना, कोलैबोरेशंस हो रही हैं। कोलैबोरेशंस में क्या होता है कि हमें उनका कल्चर जानना है, लाइक हमें जापान के साथ कोलैबोरेशन करनी है, वी आर टेकिंग अ ऑनलाइन मीटिंग विद देम, और फिर वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ की टीचर, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के टीचर्स का एक कोलैबोरेशन होगा, दे आर टेलिंग अबाउट देयर कल्चर, ठीक है, जो भी थीम होगा उसके बारे में बात करेंगे, अगर फेस्टिवल का चल रहा है तो फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो सब कल्चर शेयरिंग होगी, कोलैबोरेशंस होंगी। लेकिन इसी का पार्ट है, जैसे कि अभी रिसेंट का पार्ट है कि भाई लाइव एग्जाम्पल कि मेरे बच्चों के स्कूल में भी इटली से बच्चे आए थे, ठीक है, 4-5 बच्चा आता है, ठीक है, आपके स्कूल के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। वो 4-5 बच्चे कहीं रहते हैं, स्कूल के ही बच्चों के किसी के घर में, उनके पेरेंट्स से रिटर्न लिया जाता है, वो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ से फिर स्कूल आते हैं, 5-6 महीने की स्कूलिंग करके, जितना या ईयर कंप्लीट करना है तो वो जाते हैं यहाँ के कल्चर को सीख करके, लाइकवाइज यहाँ से भी भेजा जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फॉर दी यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल के साथ जा रहे हैं तो यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है। हमारे यहाँ क्या है बेटा, हमारे यहाँ है कि हम बच्चों को इंग्लिश पे बड़ा फोकस करते हैं। हम किसी को जज कैसे करते हैं, इफ दे आर गुड एट इंग्लिश, दे कैन स्पीक गुड इंग्लिश, अरे वाह, ही इज वेरी वेल एजुकेटेड, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। बट इट इज दैट ट्रू, इज इट राइट टू जज एनीवन ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। अब मेरे को तमिल नहीं बोलनी आती, कन्नड़ नहीं बोलनी आती, तो लेकिन अभी तो मैं ये बड़े किससे बोल दूंगी, नहीं बोलनी आती, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है, बड़े उससे बोल देंगे ना हम,
क्लियरली कोई अगर मुझसे पूछता है तो आई कांट अंडरस्टैंड, है ना, हम नहीं समझ रहे। लेकिन वही चीज़ हमसे कोई इंग्लिश में पूछता है, ठीक है, और आप आंसर नहीं दे पाते, तो सामने वाला या आप खुद भी कैसा थोड़ा सा इन्फीरियर फील करने लग जाते हो कि भाई नहीं बोल पाए हम। फिर ये नहीं बोलेंगे हमें इंग्लिश नहीं आती, क्यों? दिस इज द लैंग्वेज। और पता है हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज में इतने फेलियर्स क्यों होते हैं, इतना बच्चा नर्वस क्यों होता है? बिकॉज बिफोर दैट दे वर थिंकिंग इंग्लिश में होगा इंटरव्यू, क्या पूछेंगे, रटना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है इंग्लिश में बात करेंगे। बट द इंटरव्यूअर और इंटरव्यू शुड बी इन योर मदर टंग। यू कैन एक्सप्रेस वेल इन योर सेल्फ इन योर मदर टंग, ठीक है ना। आप अपनी मदर टंग मीन्स जो आपकी भाषा है, आप उसमें, जापानीज आर नॉट फोर्स्ड, इवन एनी कंट्रीज चाइल्ड आर नॉट फोर्स्ड टू स्पीक इंग्लिश, बट हमारे यहाँ फोर्स है, प्रेशर है। ये मुझे कैसे पता चला? वेदर आई एम रोमिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, am I on world tour? No. But how do I get to know? How do? Collaborations देख के। क्या हुआ बेटा, सर में दर्द हो रहा है? Collaborations देख करके। कैसे? वहाँ के बच्चे अपनी यहाँ का बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, इन कंपैरिजन दे आर स्पीकिंग लाइक बहुत धीरे। वो इस सेंटेंस को भी ऐसे, इवन 11th क्लास का बच्चा, to encourage and train students for participating in community, ऐसे बोलेंगे। क्यों? उनको इंग्लिश पे फोकस नहीं किया जा रहा, उनकी भाषा पे फोकस किया जा रहा है। तो वो कौन अच्छा डेवलप करेगा बेटा? जो आप हमेशा सीखते आए हो वो भाषा आप अच्छे से बोल पाओगे, या जो दूसरी भाषा है वो बोल पाओगे? दिस इज द प्रॉब्लम। और अब क्या होने लगा है, आपके कोई भी इंटरव्यूज, आपको इंटरव्यूअर्स, हमारे यूपीएससी के इंटरव्यू होते हैं, दे फर्स्ट आस्क यू इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल टू स्पीक। वो पूछते हैं हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो एंड इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, वही लैंग्वेज लेके चलते हैं आपके इंटरव्यू की। दिस इज द राइट वे टू एनालाइज एनीवन, है ना, दिस इज द राइट वे। क्योंकि कोई भी अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा, जरूरत जरूर है, ठीक है, बात समझ गए? तो यही बात कही गई कोठारी कमीशन में, जो रीजनल लैंग्वेज है वो उनको क्या बनाना चाहिए, स्टेट लैंग्वेज बनाना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है। अगर हम वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहां की बांग्ला है, तमिलनाडु जाते हैं तो वहां की तमिल है, कर्नाटका, ठीक है, ऐसे ही जाती हैं लैंग्वेजेस, स्टेट वाइज जाती हैं, ठीक है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, अकेली जनता कितनी है? बहुत पीछे रह गया बेटा, कितनी है? हैं? कब पढ़ा था? 2011 के सेंसस में ही आ गया था कितनी जनता है। अब तो अभी तक तो आया ही नहीं है सेंसस नया, उससे पहले पढ़ा था क्या? नहीं, वो पोस्ट के टाइम पे बना हुआ था, उसमें पढ़ा था, वोटिंग के टाइम में। कोई और बताओ। अकेला यूपी 35 करोड़ है, अकेला, बट यूपी इज नॉट स्मॉल स्टेट। अभी थोड़ा सा जाओ, दिल्ली के बाद ही शुरू हो जाता है यूपी, है ना। कहाँ से शुरू हो जाता है? नहीं, बिल्कुल सही बोला बेटा। आई एम जस्ट लाफिंग बिकॉज आपने पर्टिकुलर जगह बता दी कि भाई जब हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं या बस अड्डे पहुंच जाते हैं तो बेटा वहां से तो दूसरा स्टेट। बड़ा परफेक्ट आंसर है, अच्छा आंसर है, आप पे हंस नहीं रही, लेकिन सही बोला कि देखो वहां से आनंद विहार से निकलते के साथ ही हमारा गाजियाबाद ये सब है ना। लेकिन भाई उसने आपको जगह बताई है, प्रॉपर घुमाया नहीं है कि वेयर यू आर गोइंग, है ना। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाए, थोड़ा सा चलते हैं शुरू हो जाता है। ये आंसर बड़ा अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो
ये क्या है बच्चे, बहुत बड़ा है, ठीक है, अलग अलग जगह पे। अब इसकी कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है। आगरा जाओगे तो थोड़ी अलग भाषा है, फिर आगे जाओगे अलीगढ़ की अलग है, मेरठ की अलग है, उधर की अलग है, थोड़ा 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 थोड़ा, पर वो भाषा नहीं है, वो क्या है, बोली। वो हर फ्यू किलोमीटर्स पे चेंज हो जाती है, एवरी फ्यू किलोमीटर्स पे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो the teaching English language should be begin from school level and should be further developed. Encourage should be given for the study of international language और modern technical scientific knowledge. Attention ये किस पे, languages पे की जानी चाहिए, जो थर्ड लैंग्वेज की बात की थी। थर्ड लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है ना, हमें पढ़ाई जाती है। और इन्होंने ना रशियन लैंग्वेज की भी बात करी थी कोठारी वालों ने। थर्ड लैंग्वेज हमें कौन सी पढ़ाई जाती है हमारे इंडिया में, कौन कौन सी है? जापानीज बुक, संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है, फ्रेंच है, हाँ थर्ड लैंग्वेज बेटा नहीं ज़रूरी नहीं इंटरनेशनल हो। थर्ड लैंग्वेज आपकी वो होती है हिंदी इंग्लिश, अदर देन हिंदी इंग्लिश। देखो हमारे यहाँ पे हिंदी पढ़ना 10th तक ज़रूरी है, सॉरी 8th तक, ठीक है। 9th ऑनवर्ड्स यू आर चूजिंग कि आपने हिंदी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 2 लैंग्वेज पढ़नी है 9th ऑनवर्ड्स। और पहले क्या था, आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, थर्ड लैंग्वेज पढ़नी है, बट दैट वाज नॉट एक्सेसिबल, ठीक है, हिंदी इंग्लिश पढ़नी होती थी, ठीक। तो ये जो थर्ड लैंग्वेज है, अब 12th तक इनके पेपर होते हैं, इनके पेपर होते हैं थर्ड लैंग्वेज के, तभी तो मान्यता प्राप्त है ना। मैंने उर्दू ले ली तो मुझे उर्दू का पेपर मिलेगा जी। मैं सब स्कूल्स में नहीं है उर्दू, सब स्कूल्स में बांग्ला नहीं है, बट पेपर आते हैं ना बांग्ला के भी, उर्दू के भी, और हम पंजाबी के भी, तो सारे मतलब भाषाओं को लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये कोठारी कमीशन ने ही बात करी थी, ठीक है बच्चे। और अगर हम बात करते हैं कि नेशनल कॉन्शियसनेस की बात करें तो हम यही बात करेंगे, कल्चर, ट्रेडिशन, इंटरनेशनल फीलिंग, ये सारी बातें अभी जो हमने करी है ना कि सबको इंटीग्रेट करना है, सबको समझना है, ये सब कोठारी कमीशन ने बात करी कि नेशनल इंटीग्रेशन कैसे आएगी। बच्चे हर जगह से आके, हर जगह हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे कोई भी आके पढ़ता है, अब बच्चे दूसरे स्टेट से भी आकर के दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं, पीजीज बहुत सारे हैं। एजुकेशन को इतना पहले नहीं हो पाता था, पहले उनके यहाँ पे जितना होता था उतना ही पढ़ पाते थे, अब अलाउ कर दिया गया है। क्यों अलाउ किया गया है? यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेने लगी है, दे हैव बुक्ड ऑलरेडी बुक्ड सीट्स फॉर देम, है ना। इवन यूनिवर्सलाइजेशन हो चुका है, उसका कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे यूनिवर्सलाइजेशन का? हाँ, हमारे यहाँ आते हैं ना अब्रॉड के स्टूडेंट्स, और ये पहले भी आते थे। पहले कहाँ आते थे पढ़ने? सबसे पहले द फेमस फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, नालंदा विश्वविद्यालय, विच वॉज सिचुएटेड इन बिहार। एंड नालंदा में कलेक्शन ऑफ बुक्स था जो जला दिया गया था, ठीक है। तो बेटा वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज ट्रेवलर और लोग भी यहाँ पे, सेकंड नालंदा यूनिवर्सिटी बना है वहाँ पे, थोड़ा उससे आगे बना दिए गए, तो वहाँ पे अभी भी मोंक रहते हैं। अब वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस ही वेयर करके वहाँ पे पहनते हैं और उस तरीके से स्टडी करते हैं। यहाँ पे भी बेटा बहुत सारे आते हैं। अब जैसे हमारा दिल्ली का तो अदर स्टेट में तो नहीं पढ़ने जाता, लेकिन हाँ अगर आप नीट दे रहे हो, आपको BHU कॉलेज मिल गया है तो आप जाओगे, है ना, वहाँ से नीट करने, MBBS करने तो जाओगे ना, ठीक है। लाइकवाइज आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो क्या होता है, फॉरेन पढ़ने चले जाते हैं, ठीक है। फॉरेन में कुछ कम मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? रिजर्व्ड होती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। और ये सब बातें किसने ईजी करी हैं? एजुकेशन कमीशन ने। हम पहले तो नहीं दे देते थे एडमिशन, नहीं देते थे ना, ठीक है। एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी
डेवलप करती है स्टूडेंट्स में मॉडर्न एजुकेशन, जानने की इच्छाएं। हमें कई सारे टास्क अब ऐसे दिए जाने लगे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब सोचते हैं क्यों दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसका एक थीम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि इस बात से बच्चा ये परफॉर्म करेगा और ऐसा कुछ सीखेगा, ऐसा गोल लेके चलते हैं। जब उनकी रिपोर्ट्स आती हैं फिर उस पर काम होता है, ठीक है ना, काम इसी बातों पे होता है ना। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि बहुत इतने लोग रहते हैं, ये होता है? तो सेंसस जब होने वाला होता है ना, तो आते हैं ना सर्वे करने, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कौन कौन पढ़ता है, कौन कमाता है, सारा ब्यौरा लेकर के जाते हैं। कितने जेंट्स हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ता है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, ये सब भी पूछा जाता है। इसी से एक सेंसस तैयार होता है। इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, है ना, ये सारी बातें। एजुकेशन क्या करता है बच्चों में? प्रॉपर इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ठीक है, ये डेवलप किससे होता है? एजुकेशन से। क्यूरियोसिटी डेवलप करती है। मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं कि एक चीज आई और उसको रट लिया और चल दिए, नहीं। किस पे? अच्छा, पहले क्या आता था, हाँ, जब हम थे ना बच्चे, पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे फिक्स काइंड ऑफ, जब छोटी थी मैं, 11th-12th की बात नहीं कर रही, जब 5th पर मैं प्राइमरी में थी, तब कुछ फिक्स टाइप के एसेज आते थे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा था। रक्षाबंधन पे लिखो, दिवाली पे लिखो, इस पे लिखो, ऐसा पैराग्राफ लिखने को आता था, ठीक है ना। अब हम बच्चों को कुछ और सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं अब हम बच्चों को? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव तो अब नहीं, वो तो पहले भी एडिट मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। उनसे रिलेट करके कुछ भी उन क्रिएटिव कैसा सिखाते हैं हम? क्रिएटिव पता है कैसा सिखाते हैं उनको? हम क्रिएटिव सिखाते हैं, इफ आई वर, यदि मैं पक्षी होती, यदि मैं पेड़ होती, यदि मैं चिड़िया होती, ठीक है। बच्चों को ऐसे टॉपिक्स लिखने को दिए जाते हैं। इससे अच्छा हम उन्हें सिखाना क्या चाहते हैं? क्यों दे रहे हैं हम ये टॉपिक? क्या होती? पतंग होती। बच्चों को मैंने बोल दिया यदि मैं पतंग होती लिख के दिखाओ, तो मैं पतंग होती क्यों बोल रही हूँ भाई? पतंग कैसे हो सकते हैं हम? बच्चों के माइंड को ओपन अप करने के लिए, ताकि वो क्रिएटिव थिंकिंग कर सकें। हम उन्हें एक टास्क प्रोवाइड करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। कैसी क्रिएटिव थिंकिंग? जहाँ पे वो रिलेट कर सकें। वहीं कहीं बच्चा लिखता है कि यदि मैं पतंग होती तो मैं पन्नी वाली पतंग बनना पसंद करती। अब बच्चे ने कितना सोचा कि पन्नी वाली पतंग बनना पसंद करती। क्यों पतंग पन्नी वाली बनना पसंद करती? क्योंकि बारिश आती तो भी मैं उड़ सकती, ठीक है ना, तो भी मैं उड़ सकती। मैं ऐसी होती, मैं वैसी होती, मैं पक्षियों के साथ रेस लगाती। तो बच्चा क्या इमेजिन, उस समय बच्चे पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, एक सीन चल रहा है, क्रिएटिव बन रहे हैं बेटा। ये मॉडर्नाइजेशन हुआ, ना कि रक्षाबंधन हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, एक इस तरीके से लर्न करा दिया जाता था। आज भी लिखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखो फेस्टिवल्स के बारे में जब हम फेस्टिवल ईवीएस में पढ़ा रहे होते हैं, लाइकवाइज हमें हिंदी में भी समझाया जाता है, तो आज भी पढ़ाया जाता है, आज भी सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम आज के बच्चों को पिछले बच्चों से कंपैरिजन करें तो मोस्ट ऑफ दी चिल्ड्रन डू नॉट नो अबाउट दी कोर, है ना, उन्हें नहीं पूरा पता होता, नहीं पता होता ना। हमें कभी लगता है कि हमें नहीं पता था कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? सारे बच्चों को पता होगा मुझे लगता है। अब तो खैर बड़े हो गए, लेकिन छोटे थे तब भी पता रहा होगा, स्कूलों में पता था ना। आई फेस सम स्टूडेंट्स कि दशरथ कौन है क्यों? अब स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। जहां मॉडर्नाइजेशन के हमें फायदे हुए हैं ना बेटा, वहीं कुछ नुकसान भी हुए हैं। तो उस नुकसान को भरपाई करने के लिए ना एक बुक ऐड ऑन कर दी गई है, नैतिक शिक्षा, ठीक है। नैतिक शिक्षा में मोरल स्टोरीज होती हैं और नहीं तो आपकी एक्स्ट्रा रीडिंग बुक्स होती हैं। इसी में ना बेटा, इसी पार्ट में एक नॉवेल चल रही होती है,
वो एक्स्ट्रा रीडिंग बुक्स जो होती हैं। अभी तो नहीं चलता, पहले होता था। नॉवल बेटा 9th-10th में नहीं चल रहा, लेकिन ना सप्लीमेंट्री रीडर्स होती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या चलता है, 8th तक के बच्चों को नॉवेल्स लगाई जाती है अच्छे स्कूल्स में। क्यों लगाई जाती है कि वो नॉवेल्स में से कुछ ना कुछ भी पूछा जाता है, सिर्फ 2 नंबर की या 3 नंबर की आती है, मैक्स 4 नंबर की। लेकिन उस 4 नंबर से वो ये एक्सपेक्ट करते कि हाफ ईयरली तक ये वाली नॉवल पूछी जाएगी और हाफ ईयरली के बाद ये, कि एटलीस्ट 2 नॉवल बच्चा इस पूरे ईयर में पढ़ ले। मैम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी 6 to 8 में ऐसी महाभारत, रामायण, ठीक है, हिंदी में हर स्कूल में प्रोवाइड की जाती है। और एक में भारत की खोज ऐसा करके एक बुक है, तो वो महाभारत पढ़ाई जा रही, महाभारत की बुक होती है, उसमें महाभारत में रामायण लिखी, हाँ रामायण में भी है बेटा, रामायण की भी बुक है। पूरी तो नहीं होती, पूरी तो बहुत बड़ी है, पूरी तो सारी हमें भी नहीं सारे बात पता, बहुत शॉर्ट में होती है। वो उसी से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, जो उनको इम्पोर्टेंट सीन लगे हैं वो सारे ऐड कर रखे हैं, रिलेट करके पूरा निकाल सकते हैं कि यहाँ पे राजा शांतनु थे, ये इनके बच्चे थे। 9th की एक पढ़ी थी मैंने नॉवल, क्या नाम, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम मैम, गर्ल एनी फ्रैंक की जो नॉवेल्स थी उसको पढ़ा था, तो उस टाइम पर 10th में। फ्रैंकलिन, नो मैम, एनी फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ की एनी स्टोरी फ्रैंक। है वो तो 9th के चैप्टर की इंग्लिश की स्टोरी है। 10th में पहले नॉवल डक लैंग्वेज में भी उन्होंने डच, यस डच गर्ल के बारे में थी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जो मैंने नहीं पढ़ी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ठीक है, और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री हो गई, और हमारी इनकी ये हमारे रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी स्टोरीज़, उनकी बुक्स, ठीक है, जो हमारे को राइटर्स पढ़ाए जाते हैं। विलियम शेक्सपियर की पोम हमारी प्राइवेट बुक्स में तो है, एनसीईआरटीज़ में नहीं है, बट प्राइवेट बुक्स में 7 एजेस है, जो जा कर के हमें कहाँ मिलती है, 9th में मिलती है, जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं 7th में। हाँ, रॉबर्ट हुक्स की है, बहुत सारी हैं, वो बहुत बेटा राइटर्स तो बहुत सारे हैं। वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी, डैफोडिल है, ठीक है, पोम है, और इतनी अच्छी पोम है ये डैफोडिल, ठीक है। तो ये सब क्या है, राइटर्स को इंक्लूड किया गया। इंडियन राइटर्स भी हैं, ठीक है, इंडियन राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, उनकी भी हैं। और रस्किन बॉन्ड की तो बहुत ज़्यादा सारी हैं, मेरा तो फेवरेट है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। उनके बारे में पढ़ो तो उन्होंने बहुत कुछ, हिंदी में आपका वो स्वामीनाथन के बारे में देख रखा है, ठीक है, इंग्लिश में भी है, ठीक है, क्रिकेट क्लब करके एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें वो एक पार्ट है स्वामीनाथन की स्टोरी का, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने क्रिकेट क्लब का नाम कैसे रखा। मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कि बच्चे 2-2 नाम सोच रहे हैं, उसके ड्रॉबैक्स सोच रहे हैं, सब कुछ हमें क्या पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन का सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ वही आ गई, आपकी नैतिक शिक्षा इंक्लूड की गई, जिसमें स्वामी, अगर हम डीएवीज जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो ज़रूर होती हैं, ठीक है। अब जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बेटा, उसमें जैसे जो मॉन्टेसरी स्कूल्स होते हैं ना, लाइक क्रिश्चियन स्कूल्स, सेंट जेवियर्स, इनमें नहीं मिलेगी आपको, इनमें इनकी ये अपनी चलाते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन इनमें नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सब स्कूल्स में आपको मिलेगी, हर स्कूल में मिलेगी। ये तो इशू आ सकती है स्टोरी। बाइबल ही पढ़वाता है। हाँ, वो बच्चा उनके पास प्री प्राइमरी में जाएगा, फिर वो बाहर जब 12th में निकलता है ना, वो क्रिश्चियन बना के निकालते हैं। देखो प्लीज़, अगर कोई हो तो बुरा नहीं मानना, लेकिन ऐसा करते हैं। आप हो? अच्छा, नहीं, कई बार हम किसी के सामने ही बोल देते हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कई बार हो चुका है। अब आप किस स्कूल की क्लास हुई? आप लोग दिल्ली से स्कूल की पढ़ी थी या यहीं से, मॉन्टेसरी? गवर्नमेंट स्कूल से,
बट तभी मैं आपको बता रही हूँ ना कि स्ट्रक्चर नहीं था एक ऐसा। अब गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। केवी में मैं मेरे खुद के स्टूडेंट्स का हम लॉजिकल रीजनिंग का पेपर बनाते हैं। आई सपोज टू टीच देम दैट फैक्ट्स, ठीक है ना, जो हमें नहीं सिखाए जाते थे। तो जब हम छोटे थे हमें कुछ ही नहीं पता था रीजनिंग भी कुछ होती है, नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता था। हमें ये गवर्नमेंट स्कूल में पहले तो नहीं इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, पहले नहीं पढ़ाई जाती थी बेटा इंग्लिश। पहले 6th क्लास का बच्चा ABCD स्टार्ट करता था, एंड नाउ ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स फ्रॉम थर्ड लर्न्स प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये 4 टेंसेस उनको आ जाते हैं। प्रेजेंट के भी पास्ट के भी, आगे जाके फ्यूचर भी 2 सिखा दिए जाते हैं 4th में, और उसके बाद 5th और 6th में। 5th में उन्हें सारे टेंसेस पढ़ा दिए जाते हैं, 6th में तो उन्हें सारे टेंसेस आ रहे होते हैं, जहाँ हमें नहीं आते थे क्योंकि हमने ABCD तब शुरू करी थी और हमने भी ऐसे ही पढ़ा था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। लेकिन ठीक है, जब हमने थोड़े बड़े हुए और बड़े हो गए, अब इतने भी पुराने तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब थोड़े बड़े हुए तो क्या हुआ, स्कूलिंग में 9th-10th में हमारा तो नोट मेकिंग आती थी। इंग्लिश के टीचर भी एक रिजिड तरीके से पढ़ाते थे। रिजिड तरीके से कैसे पढ़ाते थे कि भाई वो तो अपनी इंग्लिश में आए, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाया। दिस इज वेरी रॉन्ग। हाउ शुड अ लैंग्वेज टॉट? कैन एनीवन टेल मी? मैम 3 ways होते हैं ना लैंग्वेज टॉट करने के। फर्स्ट इज थ्रू द मदर टंग। टीचर विल फर्स्ट यूज द मदर टंग, देन आफ्टर ऑफ इट ही विल ट्रांसलेट इट इन द लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश और हिंदी। और सेकंड मेथड विल बी दैट he will test them first grammar rules, then after of it he will apply it. And third rule will be Grammar is for the higher classes na, but if you are introducing your language, how would teach? मुझे बच्चे को कोई स्टोरी पढ़ानी है, ठीक है, इंग्लिश की स्टोरी पढ़ानी है, तो मैं उसको कैसे बताऊंगी? I should try to speak smaller sentences in that language only, ठीक है। मुझे बताना है किसी बच्चे को, मुझे पाइपर वाली स्टोरी सुनानी है, ठीक है, या कुछ भी पढ़ाना है, तो मैं बच्चों को, आज की बुक्स अगर आप देखोगे तो वैसे फॉर्मुलेटेड नहीं होती जैसे पहले बनी हुई थी, ठीक है। उसमें मैंने बच्चों को पाइपर की स्टोरी सुनाई, तो मैं कहूँगी वंस देयर वॉज अ पाइपर। पहले हमें बताया जाता था एक बार एक पाइपर रहता था भैया, फिर हम क्या करते थे, उसकी हिंदी, हमें पूरे चैप्टर की हिंदी आनी चाहिए, तब बेचारे हम रट्टा मारते थे। फिर हम सोचते थे, देखो ये फेज मैंने पास ऑन किया, बिकॉज दैट टाइम माई ग्रामर वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नो हाउ टू राइट, आई लिटरली रोट लर्निंग, आई डिड रोट लर्निंग। वाई? क्योंकि नहीं समझ में आती थी। मुझे ये बताया जाता था कि मीनिंग ऑफ सोसाइटी, द टर्म सोसाइटी हैज़ बीन डिफाइंड। सोसाइटी का मतलब होता है, सोसाइटी को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, तो मुझे क्या समझ में आएगा? तो मैं तो फिर यही करूँगी, द मीनिंग ऑफ सोसाइटी डिफाइंड। ओह माय गॉड बच्चों, थैंक यू सो मच आधा घंटा फालतू झेलने के लिए। अभी ये मेरे सीक्रेट वाले बच्चे होते ना, तो उनके फेसेस पता चल जाते हैं। आई थैंक यू बिकॉज आपके फेसेस से मुझे नई टाइम का अंदाजा हुआ। नहीं तो बच्चे डेवलपमेंट वाले पार्ट तक हो चुका है। बच्चे सोसाइटी तो हम पहले भी कर चुके हैं, स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं। सोसाइटी क्या होती है वही हमारा, और नेचर ऑफ सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी हमारे आसपास का एरिया होता है, ठीक है, जो हमारा नेबरहुड होता है उसी से सोसाइटी बनती है। और नेचर कैसा होता है सोसाइटी का? ठीक है। और नेचर लर्निंग, ये हमारा मतलब एक चैप्टर ये वाला हमारा खत्म कर चुके हैं हम, एजुकेशन लर्निंग सोसाइटी
एंशियंट इंडियन वैदिक फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यहाँ पे आ जाएगा जी टीचर सेंटर अप्रोच पढ़ेंगे अब हम, पेज नंबर 42 पे, गुरुकुल मेथड, जहाँ पे भैया जो आपके गुरु ने कह दिया आपको मानना ही मानना है। तो मैम जो चाइल्ड सेंटर कैसे हुआ? मैम स्टार्टिंग से जितनी पॉलिसी क्या लिखी कि वो सारे के सारे चाइल्ड सेंटर पे लेगा। एक क्वेश्चन था उसमें आया था कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो 4 ऑप्शंस थे which 4 ईयर प्रोवाइड करते थे कि कौन से 62 वाली नहीं थी, 62 के बाद 62 वाली नहीं थी उस समय में, कहाँ चाइल्ड सेंटर्ड थी, वो वही चलती थी। 20 हाँ हाँ 86 वाली चाइल्ड सेंटर्ड थी। चाइल्ड सेंटर और उसमें रिजिड करिकुलम वगैरह तो बेटा बहुत सारी रिजिड करिकुलम, अब आप ये देखो ना कितना बड़ी रिजिडिटी है, आप इतना पढ़ लिए फिर भी हम आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना।